पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कोई बता सकता है कि राजस्थान जो अपना हाई कोर्ट है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जल्दी जल्दी बताओ क्या। उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो न्यायाधीश थे उनका नाम था कैलाशनाथ वांचू। फटाफट आने दो आंसर। हाँ, न्यूनतम कार्यकाल वाले थे सतीश कुमार मित्तल। जो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था कमलकांत वर्मा। के वर्मा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था पूरा का पूरा निचोड़ आज की क्लास में हम देख लेंगे क्या। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार में पूछे जाते हैं। अगर तुमसे पूछ लेगा राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन होगी, अगर तुमसे पूछ लेगा पहली क्या है महिला न्यायाधीश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तब हो जाएगा कांता भटनागर। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर, तो महिला न्यायाधीश भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक बात और बताओ कि राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ लेगा राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, करंट के हिसाब से पूछ ले, वर्तमान में कौन है? के आर श्रीराम। ठीक है, कर दोगे? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे, महिला मुख्य न्यायाधीश कांता भटनागर थी, और वर्तमान में पूछ ले मुख्य न्यायाधीश तो के आर श्रीराम है। हर हर महादेव। आगे चलते हैं अपन। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? जैसे हम आजाद होते 1947 में, उसके बाद में राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, तुरंत बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? हीरालाल जी शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। 1949 से 1951 के बीच में रहे थे। ये विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। तो राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम था हीरालाल जी शास्त्री। और दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था CS वेंकटाचार्य, जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ICS अधिकारी थे। और तीसरे जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था जय नारायण व्यास। ये अपने मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। रह जाएगा ध्यान में। एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? ऐसे पदाधिकारी जिनको नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन उनको राज्यपाल हटा नहीं सकता। महाधिवक्ता। राज्य का जो महाधिवक्ता है वो आपके अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ध्यान रखना, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 165 में दिया गया है। सिंपल सी बात लिखी गई है कि राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका कितना कार्यकाल होगा संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मतलब नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और इनको हटाता भी कौन है? राज्यपाल है। तो सर ये तो नहीं होगा, इनको राज्यपाल हटा सकता है, तो एक वाड़ा क्या कर दो आप? डिलीट कर दो। जहां जहां पर एक नंबर आ रहा है वो क्या कर दोगे? डिलीट कर दोगे। अब यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया? बिल्कुल सर। राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन इनको हटाने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और आरपीएससी के बारे में तो अभी अपने आरपीएससी ने खूब सारे सवाल भी पूछे हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना भी राष्ट्रपति के हाथ में ही है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच करवाई जाती है, फिर अगर ये दोष सिद्ध हो जाते हैं आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष, तब इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ये दोनों किसके द्वारा हटाए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। लेकिन महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको एक भी नंबर पता है ना, तो भी आप राइट करके आंसर निकाल सकते हो। यह तरीका अपनाना है आपको। क्या आगे चलते हैं। हाँ, सुमेलित करो भी। राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन थे? राजस्थान समाचार, सर्वहित और आगीवाण। इनको आपस में सुमेलित कर दोगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टेंशन मत लो, सारे तुम एकदम बढ़िया पेपर करके आओगे। ठीक है। हाँ, 94 बन रहे हैं, बढ़िया बात है। 90+ है, इनका बहुत बढ़िया स्कोर है। तो राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन है? बख्शी लक्ष्मण सिंह जी हैं। राजस्थान पत्रिका के संपादक बख्शी लक्ष्मण सिंह जी कहां से निकालते थे? सर अजमेर से निकालते थे। कब निकलती थी? 1885 में निकलती थी राजस्थान पत्रिका, अजमेर से। दूसरा है राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार के जो संपादक है उनका नाम है मुंशी समर्थदान चारण। ये भी कहां से निकालते थे? अजमेर से निकालते थे। ठीक है। ये कब निकलती थी? ये निकलती थी आपकी 1889 के अंदर। ये ध्यान रखना, अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने सवाल भी पूछा था। सर्वहित, सर्वहित कहां से निकलती थी? सर बूंदी से निकलती थी। कौन निकालता था? राम प्रताप शर्मा निकालता था 1890। और एक आपका जो बच गया वो कर दो राइट आंसर है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगीवाण जो पत्रिका है वो जयनारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से निकाली जाती थी 1932 में। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। चलो सर, तो क्या करिए इसमें? राइट आंसर क्या करोगे? सारे अगर तुम सी बता रहे हो तो मैं सी के ऊपर क्या कर देता हूं? क्लिक कर देता हूं। चलो भाई,
कौन सा युग्म है वो गलत है, आपको पहचान करनी है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की जाती है। ये बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये पिछली बार रीट के अंदर भी सवाल आया था। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा 1938 में की जाती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को मगरम वेद के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 4 अक्टूबर 1936 को। किसके द्वारा की जाती है? मगाराम जी वेद के द्वारा की जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत सुमिलित हो जाएगा। 2 नंबर। मेवाड़ प्रजामंडल है वो बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गठित किया जाता है और ये जो बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बने थे, मतलब इसी से संबंधित थे। मेवाड़ प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष थे ना, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उपाध्यक्ष का नाम था भूरेलाल जी बयां। ओके, उपाध्यक्ष कौन बने थे? भूरेलाल जी बयां। ये यानी कि किसी न किसी प्रकार से मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो मांगीलाल भव्य के द्वारा 1946 में की जाती है। ठीक है, ओके सर। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? असुमेलित हो जाएगा। राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संप, संप का मतलब ही होता है आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम। 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में भील और ग्रासिया जनजाति को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1883 के अंदर इसकी स्थापना है वो की गई थी। प्रत्येक साल इसका वार्षिक अधिवेशन होता था। पहला सम्मेलन हुआ था 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा के ऊपर। इसके अलावा 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट है। 17 नवंबर 1913 को क्या होता है? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है। याद है नहीं? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हो सर, याद है? बस याद, तो डरने की कहां जरूरत है, तुम्हें सब कुछ याद है, बस तुम ऐसे ही डर रहे हो। सभा का अधिवेशन हो रहा था, अंग्रेजों को लगा कि अब की बार तो भील है वो अलग ही राज्य बनाएंगे क्या। कर्नल सटन के आदेश के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, 1500 से ज्यादा भील है वो मारे जाते हैं। इसे में क्या कहते हैं? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। रख लोगे ध्यान में? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देश हितैषणी सभा है वो कहां पर स्थापित हुई थी? देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ की महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में यह उदयपुर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1877 के अंदर। ठीक है, कहां पर स्थापित की गई थी? उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। उद्देश्य यह था कि शादी के समय जो भी कठिनाइयां आती हैं उनका बढ़िया तरीके से समाधान करना है। राजपूत जब शादी करते हैं तो शादी के ऊपर ज्यादा खर्च होता है, तो कुछ यानी कि इसमें नियम बनाए गए थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। रख लोगे ध्यान में? ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार में रिपीट है वो होते रहते हैं। आगे चलते हैं सर। अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान है वो की थी? 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली थी। कब की थी? 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। अंग्रेजों ने इनको टोंक का नवाब की उपाधि दी और टोंक रियासत इनको दे दी थी। तो सिंपल सा पूछ ले, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर टोंक को कहते हैं। और किनको दिया गया था? अमीर खां पिंडारी को दिया गया था। आपस में सुमेलित करना है। एक तरफ आपके शासक लिख रखे, एक तरफ इनका शासनकाल है वो लिख रखा है। और वैसे अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एकमात्र मुस्लिम रियासत भी राजस्थान में टोंक की थी। जाट रियासत अपने भरतपुर और धौलपुर थी। ठीक है, राव बीका का शासनकाल रहा था 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक है। 1465 ईस्वी में राव बीका ने क्या स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना की थी। तो राव बीका का शासनकाल है 1465 से लेकर 1504। ए में 2 करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन तो आप क्या कर दोगे? डिलीट कर दोगे। राव लूणकरण का शासनकाल था 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। तो 1505 से 1526 ये जो अपने राव लूणकरण हैं, ये जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से ही बीकानेर के शासक बनते हैं। फिर बसते हैं राव जेत सिंह। राव जेत सिंह का शासनकाल था 1526 से लेकर 1541 ईस्वी तक। ध्यान है शासनकाल है। खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजते हैं। बिठू सूजा का ग्रंथ है राव जेत सिंह छंद, वो बिठू सूजा राव जेत सिंह के ही दरबारी कवि थे। और फिर है राव कल्याणमल जी, जो 1541 से 1534 ईस्वी तक हो जाएगा। तो मेरे तो तुम कर रहे हो, तो मैं राइट आंसर क्या करूं? 3 नंबर कर दूं? तुम कह रहे हो तो मैं 3 नंबर कर देता हूं। तो थोड़ा सा तुम्हें शासनकाल भी ध्यान होना चाहिए क्या। चलो सर आगे चलते हैं। कौन से स्थल पर राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण खोजे गए? राजस्थान छोड़ो, पूरे भारत में अगर प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं तो वो मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। ये जो सभ्यता है ये कोठारी नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता कहां पर है सर? कोठारी नदी के किनारे है। ध्यान रखना।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है। उत्खनन है वो 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल एस लेसिन के द्वारा किया गया था। इसे हम महासतियों का टीला भी कहते हैं। भारत में यहाँ पर सबसे पहले कृषि और पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तांबे के उपकरण भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये अपनी बागोर सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस में सवाल भी आया था अभी। कौन है वो? वंश भास्कर के लेखक हैं। वंश भास्कर ग्रंथ टिंगल शैली में बूंदी के हाड़ा चौहान वंश का इतिहास बताता ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? मुझे फटाफट बता दो। इनके दो ग्रंथ है, एक तो आपका वंश भास्कर ग्रंथ है, एक आपका ग्रंथ है जिसका नाम है वीर सतसई। ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया था। वीर सतसई ग्रंथ बहुत प्यारा ग्रंथ है। दोहों दोहों की रचना इसमें डिंगल भाषा में। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो युवाओं के अंदर चेतना जगाने के लिए यह ग्रंथ बहुत काम आया था। वीर सत्सी के आपने दोहे सुने का? बड़े प्यारे दोहे हैं। इलाने देनी आपनी हल रियो हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो ये वही वीर सत्सई ग्रंथ है। वीरों के अंदर चेतना जागृत करने का काम किया था। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया था वंश भास्कर और वीर सत्सई, ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। रख लोगे ध्यान में? ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये अभी कर्मचारी चयन बोर्ड भी यहां से सवाल पूछ रहा है अपने रीति रिवाज से, और आरपीएससी ने भी यहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। राजस्थान पुलिस में भी एक दो क्वेश्चन आए थे। तो भी रीति रिवाज तुम्हें ध्यान होने चाहिए। बताओ फटाफट, ये ओलंदी क्या है? किसी को ध्यान में है? ओलंदी जब यानी कि नववधु जाती है तो उसके साथ में जो पुरुष जाता है वो तो कहलाता है ओलंदा, और अगर महिला साथ में जाती है तो उसे कहते हैं ओलंदी। ठीक है, आज भी अपने गांव में रीति रिवाज है, जब नववधु अपने ससुराल में पहली बार जाती है शादी के बाद में तो उसके साथ में उसका भाई जरूर जाता है। कोई पुरुष जाता है उसे कहते हैं ओलंदा, और महिला जाए तो उसे क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। तो नववधु के साथ में जाने वाली लड़की या स्त्री क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है। दामना आभूषण है वो महिलाएं शरीर के किस भाग में पहनती हैं? दामना, मूंदड़ी, जना पर बिंटी भी गावा, बिंटी दी है, अंगूठी दी है क्या? हथपान भी गावा, छड़ा, अरसी। अगर अंगूठे में अंगूठी पहनी जाए उसे कहते हैं अरसी। तो ये दामना, मूंदड़ी, हथपान सारे के सारे क्या हैं? सर हाथ की अंगुली के आभूषण है ये। ठीक है, ओके भाई। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तारकसी कहते हैं। चांदी के पतले तारों से। किताब में फोटो भी है, आप देख सकते हो किस प्रकार से आभूषण बनते हैं। तो वो आभूषण अपने नाथ द्वारा राजमंद के प्रसिद्ध है। और अगर तुमसे पूछ ले नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था, मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था सिहाड़। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? ओके सर, आगे चलते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ की प्रचलित है? नाहर नृत्य। नाहर नृत्य का जो प्रारंभ हुआ था वो शाहजहां के समय में हुआ था। इसमें जो नाचने वाले होते हैं वो अपने शरीर के ऊपर रुई लगाते हैं और नाहर का स्वांग धारण करते हैं। नाहर का मतलब ही क्या होता है? नाहर का मतलब होता है शेर। मैं आज सुनियो हो नाहरियो शाला रसागे सोवे लो, मैं आज सुनियो हो धरती बादल रो अपने सूरज बादल री आटा खूवे लो। नाहर मतलब शेर। जो शेर का स्वांग धारण करके डांस करते हैं वो नृत्य हो गया नाहर नृत्य। होली के 13 दिन बाद में आयोजित किया जाता है। और ये नाहर नृत्य आपका मांडल भीलवाड़ा का फेमस है। कहाँ का फेमस है? मांडल भीलवाड़ा का फेमस है। शाहजहां के समय में प्रारंभ हुआ था। हाँ, चित्रकला शैली और इनके चित्रकारों को आपस में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। साहिबदीन वाला तो अभी पूछा गया था, शायद राजस्थान पुलिस में आया था, पता नहीं किस में आया था। अभी साहिबदीन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार। ध्यान है? नानक राम जी, सीताराम जी, बदन सिंह जी, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद तो बहुत फेमस है, लाडली दास, ये सारे के सारे चित्रकार किसके हैं? किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। बीकानेर चित्र शैली वाला अली राजा भी पूछा गया था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बीकानेर चित्र शैली के अंदर चित्रकार आपको थोड़े से बढ़िया ध्यान रखने हैं। आसिर खान, नूर मोहम्मद, हामिद रुकनुद्दीन, रशीद, कासिम, अली रजा, हसन, मुन्ना लाल, मुकुंद, ये सारे के सारे कहाँ के चित्रकार हैं? बीकानेर के। और ये मेवाड़ वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई साहब शायद दिन वाला तो इंपॉर्टेंट ही है, अगर चित्र शैली में पूछेगा तो यहां से पूछेगा। और आपके बसते हैं मारवाड़ के शिवदास जी। तो राइट आंसर क्या करोगे? 2 कर दो, 3 कर दो और 1 कर दो, 4 कर दो, मतलब 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो। लोक देवता और इनके मुख्य तीर्थस्थल है वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले दे रखे हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में जानते हो भी? सारे के सारे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मूल नाम ही गांगदेव राठौड़ था और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र थे। इनका जो मंदिर है वो पांचोटा जालोर में है। ओरण का देवता कहते हैं इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओरण जानते हो ना? ओरण, ये भी ध्यान रखना, ओरण भी पूछ सकते हैं।
मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है जहां पर पेड़ पौधे नहीं काटे जाते उसे कहते हैं ओरण, तो इनको ओरण का देवता कहा जाता है। तेजाजी महाराज का जो मुख्य मंदिर है वो परबतसर नागौर में है। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। अभी राजस्थान पुलिस में सवाल आया था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति की धोलिया गोत्र में इनका जन्म होता। पिता का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राम कुमरी था, पत्नी का नाम पेमल दे था, घोड़ी का नाम लिलनिया श्रृंगारी था भी। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? परबतसर नागौर में है। एक बढ़िया बात बताऊं तुम्हें, अभी आरपीएससी ने पूछी थी, ये जो परबतसर के अंदर तेजाजी महाराज का मंदिर है ना, अगर भारत में कहीं पर भी तेजाजी महाराज का मंदिर बनाया जाता है तो जागती जोत सुरसुरा से ले जाई जाती है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। ओके। देवनारायण जी महाराज का मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है, खारी नदी के किनारे है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और देवनारायण जी महाराज की जो फड़ है वो गुर्जर बोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। इस फड़ के ऊपर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और बाबूजी महाराज का तो कहना ही क्या, इनका तो मंदिर कोल्लू गांव फलोदी के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं है। इनको आपस में सुमिलित करना तो 1 2 और 4 3, 1 2 4 3, मतलब 4 नंबर में राइट आंसर कर दूं। ठीक है, मैं 5 से हूं, बहुत बढ़िया। भी कितनी अच्छी बात, अपने क्लास में सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। एक जैसे 9 महल है वो किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महलों का निर्माण कहां पर कराया गया है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने भी जो सवाल पूछा था वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। इनके अंदर जो 9 महल बने हुए हैं उन महलों के नाम ही पूछ लिए। उनके नाम है सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश। ये सारे के सारे 9 महलों के नाम हैं। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, लक्ष्मी प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश कहां पर है? तो ये अपने जयपुर में है। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था नाहरगढ़ दुर्ग में। ओके, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ किले में कौन सा मंदिर मूल रूप से एक सूर्य मंदिर था? चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से मंदिर है सर? कालिका माता का मंदिर है, सतबीस देवरी जैन मंदिर है, 27 मंदिर बने हुए हैं, तुलजा भवानी का मंदिर है। ठीक है, तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण है वो बनवीर ने कराया था। यहाँ पर आपको मीराबाई का मंदिर देखने को मिलेगा, श्रृंगार चौरी देखने को मिलेगी। ये जो कालिका माता का मंदिर है ये राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर बताते हैं। ये क्या है? मूल रूप से एक सूर्य मंदिर है भाई। कोई दिक्कत को नहीं, आगे चलना। ठीक है। किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? ये तो तुम कर ही दोगे। भीमलाट विजय स्तंभ राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ के समापन पर इससे बनाया था। कहां पर है ये भीमलाट विजय स्तंभ? सर बयाना भरतपुर के अंदर है। ठीक है, ओके भाई। आपदा कितने प्रकार की होती है? सर यो क्या आगे बीच में आपदा 2-3% तो आना चाहिए भूगोल के हिसाबों। क्यों सर? अरे भाई तुम्हारे 4th ग्रेड में आपदा प्रबंधन टॉपिक लगता है, तो फटाफट तुम्हें इसका आंसर देना है। इसका जल्दी से मुझे आंसर। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है, चित्तौड़ में नहीं है भाई। ठीक है, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा आपदा वाला। तो ये भूगोल के अंदर ही तो तुम्हारे 4th ग्रेड में भूगोल में एक टॉपिक डाल रखा है लास्ट में, आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन वाला। तो आपदा तो 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति लेकर आती है, जैसे भूकंप है। भूकंप तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम थोड़ी ला सकते हो भूकंप। बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तूफान आते हैं, सब ये प्राकृतिक आपदा है। और एक होती है मानव निर्मित आपदा जो मानव लेकर आता है। कोई आपने दुर्घटना कर दी, एक्सीडेंट कर दिया, युद्ध कर दिया, आतंकवाद कहीं पर आपने फैला दिया, तो ये मानव निर्मित आपदा होती है। चलो भाई, इजी सा क्वेश्चन है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? ये अपने जोधपुर के अंदर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल आपको नाम ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में वो आया था कि राजस्थान के कौन से जिले में महिला साक्षरता 55% से कम है। तो एक ही ऐसा जिला है जिसके अंदर साक्षरता है वो 55% से कम है, उसका नाम है जालोर। ये अपने राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। जालोर के बाद में सिरोही जिला आता है जिसमें 55.3% है वो महिला साक्षरता है। फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, फिर बाड़मेर है। तो कोई टेंशन नहीं है। तो राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर यानी कि राजस्थान में अगर तुमसे पूछ लेगा भाई महिला साक्षरता दर, तो वो है 52.12%। बिहार के बाद में राजस्थान है वो महिला साक्षरता में नीचे से दूसरे स्थान के ऊपर है। और मान लो तुमसे पूछ लेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, अभी तो मैंने बताया कि जालोर और सिरोही जिले हैं वो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। अगर सर्वाधिक पूछ लेना तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा।
तुमसे सिंपल सा पूछ लेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है कोटा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जयपुर। ये 2-3 नाम तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। और भी याद रखो तो झुंझुनू याद कर लेना, गंगानगर याद कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, सारी ध्यान रखना कि राजस्थान की कितनी है, महिलाओं की कितनी है। राजस्थान की साक्षरता दर, साक्षरता के मामले में राजस्थान का देश में 26वां स्थान है। और इसके राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.11%। ये केवल आपको साक्षरता के आंकड़े याद करने हैं। राजस्थान राज्य की पहली जो रेल है वो आगरा फोर्ट से कहां से लेकर कहां तक चली थी, ये तो भाई साहब परिवहन में एक सवाल पक्का ही मान लो तुम। राजस्थान की जो पहली रेल सेवा चली थी ना, वो चली थी 21 अप्रैल 1874 को। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट कहां पर है, आगरा फोर्ट, आगरा का किला यूपी के अंदर है। तो आगरा फोर्ट से बांदोकुई के बीच में चलाई गई थी। अपने बांदोकुई कहां पर है, दौसा में है। ठीक है, तो यहां अपनी राजस्थान की पहली रेल सेवा है वो चलाई गई थी आगरा फोर्ट से बांदोकुई के बीच में 21 अप्रैल 1874 को। और पहली रेल बस सेवा है वो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चली थी। मुझे फटाफट कोई बता सकता है कि रेल वाले बाबा किसे कहते हैं, ये सिंपल सा पूछ सकते हैं कि रेल वाले बाबा किसे कहते हैं भाई, कोई बता सकता है। तो बूंदी के थे, बूंदी में ट्रेन लेकर आए थे, कोई बता सकता है। रेल वाले बाबा किशन लाल जी सोनी को कहते हैं। ठीक है, चलो सर आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर है वो सर्वाधिक रही थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो साक्षरता रही थी वो रही थी कोटा जिले की। किशन लाल सोनी बहुत बढ़िया। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला है कोटा, 76.6 रही थी। उसके बाद में जयपुर है, फिर झुंझुनू है, फिर सीकर है, फिर अलवर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा कोटा, और कोटा के बाद में जयपुर है, फिर झुंझुनू है, फिर आपका सीकर है, उसके बाद में अलवर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात था। अभी राजस्थान पुलिस में सिंपल सी परिभाषा आई थी कि बाल लिंगानुपात क्या है। देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, टेंशन मत लेना। अभी क्वेश्चन क्या आया था कि बाल लिंगानुपात क्या है, क्या परिभाषा पूछी थी, बाल लिंगानुपात है। तो सबसे पहले तो तुम्हें लिंगानुपात ध्यान होना चाहिए, लिंगानुपात क्या है। उसमें सिंपल सा पूछा था कि 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या, लड़कियों के ऊपर लड़कों की संख्या, लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की कितनी संख्या है, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। और बाल लिंगानुपात का मतलब है कि 0 से लेकर 6 वर्ग का लिंगानुपात आपको बताना है। भारत का लिंगानुपात 943 है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। लेकिन यहां पर बाल लिंगानुपात पूछ रहा है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात पूछ रहा है। बताओ फटाफट, भारत का तो 919 है और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतम बाल लिंगानुपात पूछ रहा है भाई साहब, न्यूनतम बाल लिंगानुपात। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है आपका झुंझुनू, जिसका लिंगानुपात 837 है। झुंझुनू है, सीकर है, यह आपका न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, और वैसे पूरे राजस्थान का पूछ ले तो 888 हो जाएगा, रख लोगे ध्यान में। चलो भी आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा जारी जिला और शुभंकर को आपको त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। अलवर का बाघ है, भरतपुर का सारस है, भीलवाड़ा का मोर है, चूरू का काला हिरण है। चूरू का तो कन्फर्म है, चूरू का तो काला हिरण ही है। अलवर का बाघ, अलवर का शुभंकर बाघ नहीं है। ये जो बाघ शुभंकर है ना, ये सवाई माधोपुर का है। बाघ किसका है सर, बाघ है वो सवाई माधोपुर का शुभंकर है। किसका है, सवाई माधोपुर का शुभंकर है। तो सर अलवर का क्या है फिर, अलवर का सांबर है भाई। अलवर का जो शुभंकर है उसका नाम हो जाएगा सांबर है। भरतपुर का सारस है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, केवलादेव गणापक्षी अभ्यारण्य है वो किसके लिए फेमस है, प्रवासी पक्षी के लिए फेमस है। यहाँ पर साइबेरियन सारस है वो आता है, और भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा। रेंगती हुई मृत्यु क्या है, रेंगती हुई मिट्टी किसे कहते हैं, जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर चली जाती है, मतलब मिट्टी का ट्रांसफर हो जाता है ना, वही क्या कहलाता है, मिट्टी का अपरदन कहलाता है। इस मिट्टी की अपरदन को हम रेंगती मृत्यु भी कहते हैं, कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। रख लोगे ध्यान में। तो मृदा उर्वरता हास आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मिट्टी का हास हो गया, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर चली गई, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई, कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है, मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून वापस लौट जाता है। और लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। जब ये मानसून लौटता है तो भारत के कोरोमंडल तट के ऊपर भारी वर्षा करके जाता है। तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल, लौटते हुए मानसून का समय है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। चलो भी आगे चलते हैं। कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान आपस में सुमिलित नहीं है, सोम, बिछामेड़ा, जाखम, छोटी सादड़ी, बाणगंगा, सेवरपाड़ी, रूपारेल है वो उदयनाथ की पहाड़ियां हैं।
कर दोगे राइट आंसर, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोम है वो बिछा मेढ़ा है, जाखम है वो छोटी सादड़ी है, बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी को हम क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं। ये जो आपकी बाण गंगा नदी है, इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियों से। कहां से होता है इसका उद्गम? सर बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो सर ये सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबी नदी। सेवर की पहाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है साबी नदी। थोड़ा सा ध्यान में आया? साबी नदी, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां सापुरा जयपुर से होता है। अलवर की यह सबसे बड़ी नदी है और हरियाणा में जाकर समाप्त हो जाती है। चले आगे, ठीक है भाई। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो विस्तृत पठार है वो किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के प्रमुख पठार आपको ध्यान है, सबसे ऊंचा पठार है उसका नाम है उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उसका नाम है उड़िया का पठार। सर उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही के अंदर है। कितना ऊंचा है सर? 1360 मीटर ऊंचा है, गुरु शिखर के नीचे है ये। ठीक है, ये आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी आपको ध्यान रखना, जो पिछली बार सीटी में पूछा गया था, उसका नाम है बोराट का पठार। दूसरा जो सबसे ऊंचा पठार है उसका नाम है बोराट का पठार, जो 1225 मीटर ऊंचा है। ये आपका गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ राजमंद के बीच में फैला हुआ है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इस बोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है दरगाह। और तीसरा ऊंचा पठार पूछ ले तो यहां पर नाम नहीं दे रखा, उसका नाम है आबू का पठार, जो 1200 मीटर ऊंचा। और राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर भी माउंट आबू ही है। ठीक है, रख लोगे ध्यान में? ओके सर, चलो भी आगे। राजस्थान में बीड़, बीड़ तो जानते हो, हरे घास के जो चारागाह होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं भाई। किन्ने के वो बीड़ का महीने जाके आए आज। तो हमारे शेखावाटी में जो हरे घास के चारागाह होते हैं, हरे घास के जो मैदान होते हैं उनको हमें बीड़ के नाम से जानते हैं। बीड़ अलग होता है, बीहड़ अलग होता है। बीहड़ तो जहां से चंबल नदी बहती है, ऊंचे नीचे गड्ढे बन जाते हैं, उनको कहते हैं बीहड़। और बीड़ है वो शेखावाटी में हरे घास के मैदानों को कहा जाता है, चारागाह को कहा जाता है। सुमेलित करना है, एक तरफ आपको मुख्यमंत्री दे रखा है, एक तरफ आपको राज्यपाल दे रखा है। सबसे पहले रघुकुल जी तिलक, जो 1977 से 1981 के बीच में है, वो राज्यपाल रहे थे। इनके समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जी जोशी, भैरों सिंह जी शेखावत है। तो भैरों सिंह जी शेखावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रघुकुल तिलक के समय भैरों सिंह जी शेखावत है। सरदार जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह 1972 से 1977 के बीच में रहे थे। इनके समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी। तो बरकतुल्ला खां और हरिदेव जोशी, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक दो करते ही आपका उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा सर, केवल दो ऑप्शन डिलीट हो रहे हैं, तो चलो दो तो डिलीट करो। डॉक्टर संपूर्णानंद जी, तो 1962 से 67 के बीच में रहे थे। ये संपूर्णानंद जी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी रहे हैं। इनके समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मोहनलाल जी सुखाड़िया। और फिर आपके बचते मदनलाल जी खुराना, जिनके समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे और अशोक जी गहलोत। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? भारत का जो राज्यपाल होता है, मतलब किसी भी राज्य का, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत में किसके द्वारा की जाती है? फटाफट ये बताना है। अनुच्छेद 155 को याद करो। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो नियुक्ति का प्रावधान है ये हमने कहां से लिया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। ठीक है सर, चलो आगे। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? 1559 में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे इन महलों का निर्माण कराया था। ये वही महल हैं जिनको हम उदयपुर का सिटी पैलेस कहते हैं, उदयपुर का राजमहल कहते हैं। इन महलों को इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहा है। अगर आप कभी सिटी पैलेस देखने जाओगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, जिसमें कृष्णा विलास महल है, दिलखुश महल है, माणक चौक है, मयूर चौक है। तो बड़े प्यारे प्यारे महल है, आपको देखने को मिलेंगे। इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित बना दिया था। विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित खबरें छापते थे, उस अखबार का नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। और ये कहां से निकलता था? ये अखबार सर कानपुर से निकलता था। कानपुर से कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी निकालता था इसको। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी है वो इस अखबार को निकालने का काम करता था। और इस अखबार के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन है वो पूरे भारत में फेमस हो गया था। इसके अलावा प्रयाग से अभ्युदय निकलता था, कलकत्ता से भारत मित्र निकलता था, पूना से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी मराठा समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा की थी। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत में फेमस हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है?
पी सत्यनारायण राव समिति, राजधानी विवाद के लिए सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पी सत्यनारायण राव होते हैं। इसके सदस्य थे पेप्सू, मुख्य सचिव थे बी आर पटेल। इन्होंने सिफारिश की थी कि जयपुर को तो राजस्थान की राजधानी रख दो, हाई कोर्ट है वो जोधपुर में रख दो, शिक्षा विभाग आज भी बीकानेर में तो बीकानेर में रख दो। ये जो सारी चीजें रखी गई ना, इस समिति की सिफारिश पर रखी गई थी। खनिज विभाग है वो उदयपुर में रख दो, वन विभाग है वो कोटा में रख दो, कृषि विभाग भरतपुर में रखो, और आरपीएससी है वो अजमेर में रख दो। क्या लोक सेवा आयोग, तो फटाफट बता दो। जयपुर को तो इन्होंने कहा राजस्थान की राजधानी रखो, लोक सेवा आयोग है वो अजमेर में रखो, हाईकोर्ट है वो जोधपुर में रखो, और कृषि विभाग है वो उदयपुर में नहीं भरतपुर में रखो। तो ये आपका असंगत हो जाएगा, बाकी सारी की सारी बातें सही सुमेलित हैं। कौन सा हुक्म गलत है? कोटा प्रजामंडल से संबंधित कौन से नेता थे? चलाउना नैनो सिबाणरी। मतलब कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 के अंदर, किसके द्वारा की जाती है? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की जाती है थोड़ा सा ध्यान में, ये वही कोटा प्रजामंडल है। फिर आपका जगह बूंदी प्रजामंडल है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना बताओ 1931 में कांतिलाल जैन के द्वारा की जाती है। 1931 में राजस्थान में दो प्रजामंडल बनते हैं, एक तो आपका जयपुर बनता है, एक आपका बूंदी बनता है। तो चुन्नीलाल जी नहीं है, कांतिलाल जी जैन आपका राइट आंसर होगा। इनकी जगह क्या आना चाहिए था? कांतिलाल जी जैन। यही आपका असुमेलित है वो हो जाएगा। तो दो नंबर क्या हो गया? असंगत हो गया। बांसवाड़ा की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा 1943 में, और प्रतापगढ़ की गई थी अमृतलाल पाएक चुनीलाल प्रभाकर के द्वारा। तो ये तो बना था आपका 1943 में, और ये आपका बना था 1945 में। चलो भाई आगे चलते हैं। 1911 और 1912 में गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? कोई बता सकता है? रिवीजन करो बस बढ़िया तरीके से, ब्रह्मास्त्र पढ़ के जाओ, कुछ भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा जी का अस्त्र, एकदम आराम से जाओ और एकदम बेड़ा पार ही हो जाएगा बस। अब की बार तो 53,000 नौकरी लगोगे, 1-1.5 लाख परिवार खुशियों आ जाएंगे एकदम, कमारो टाबर नौकरी लागी हो गया, ये भी खुश होगा, सारा रिश्तेदार भी खुश होगा, ब्याह भी बिरुनी सारा कुमारा में लागा। अब की बार तो ब्याह ही जाएगा नौकरी लागता ही फिर तो, है ना। दे उठनी 11 के ऊपर लगभग शादियां की बार तो खूब सवा होगा फिर तो। क्या 53,000 नौकरी लग रहे हैं फिर भाई, 53,000 सरकारी नौकरी। 1911 1912 गोविंदगिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 1911-12 में गोविंदगिरी ने डूंगरपुर के बेड़सा गांव में धूनी लगाई और आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया था लोगों को। और इनके जो नियमों का पालन करते थे उनको क्या कहते थे? भगत कहते थे। इनके द्वारा भगत पंथ है वो चलाया गया था। ठीक है, गोविंदगिरी का कुछ जन्म बता सकता है? गोविंदगिरी का जन्म कहां पर हुआ था? बादशाह और डूंगरपुर में हुआ था 1858 को। ओके, 1911 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहां पर की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की जाती है, वर्धा महाराष्ट्र में। हाँ देखो, शादी को नाम लेते हैं एकदम मन में लाडू फुटे सारांगो गई आगे तो बस लास्ट उम्मीद ही 4th ग्रेड है। अब की बार तो बस 35-37 साल का हो गया, अब की बार तो नौकरी लगा ही देगा, या तो ही जगह कम से कम, है ना। रीट के लिए ब्रह्मास्त्र सल्ताली बढ़िया भाई, रिवीजन करो बस, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो उसका। क्या राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है। उद्देश्य यह था कि जनता की समस्याओं का समाधान करना है। और बाद में इसे 1920 में कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? 1920 में से अजमेर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कहां पर होती है? वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ वंश था, जैसलमेर में भाटी था, ना कि अजमेर में। बस यही क्या हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा। जैसलमेर में भाटी राजवंश था, जयपुर में कछवा वंश था, सिरोही में देवड़ा चौहान थे। तो 2 नंबर आपका असुमेलित हो जाएगा। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतेरे की राड़ है वो कब लड़ी गई थी? मतेरे की राड़ बताओ। बीकानेर का सीलवा गांव था, नागौर का जाखड़िया गांव था। वहां पर मतीरे की बेल को लेकर विवाद होता है। बीकानेर के शासक थे करण सिंह जी, नागौर के शासक थे अमर सिंह जी राठौड़। एक तरफ तो बीकानेर था, एक तरफ नागौर था। इन दोनों के बीच में मतीरे की बेल को लेकर विवाद होता है, और इसमें कहते हैं कि बीकानेर की विजय हो जाती है। हालांकि कोई मत तो नहीं है, कोई बीकानेर की जीत मानता है, कोई नागौर की जीत मानता है। तो यह युद्ध लड़ा गया था गिरिशमेल युद्ध के 100 साल बाद में, मतलब 1644 ईस्वी के अंदर। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के है वो किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? इसका क्वेश्चन करोगे ना तब मजा आएगा, सच में ये बता दो, मजा ही आ जाएगा। यूनानी शासक थे मिनेंडर, उनके सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? सभ्यता तुम्हारे सामने दे रखी है, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। इस सभ्यता की खोज 1837 में कैप्टन बरट ने विजय की पहाड़ी से की थी। यहां पर सम्राट अशोक मौर्य का भाबरू शिलालेख निकला था, जिसे वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। आप तो बता ही दोगे।
यहाँ पर 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया था। 1962 में नील रतन बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक कमरे से कहते हैं कि 36 चांदी की मुद्रा मिलती हैं, जिनमें चांदी की पंचमारक मुद्रा 8 थी, 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्रा थी, और यहाँ से यूनानी शासक मिनिंडर की भी मुद्रा मिलती है। यहीं से हमें चित्रित शिलाश्रय के प्रमाण भी मिलते हैं। रख लोगे ध्यान में? ओके सर, रख लेंगे। चलो आप तो आगे। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? इस ग्रंथ को मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। इस पुस्तक में जनगणना की जानकारी मिलती है, भूमि फसलों सिंचाई की जानकारी मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। एक प्यारी सी बात बताऊं, तो आरपीएससी ने पूछी है, ये जो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत है, इसकी तुलना आईन अकबरी से की जाती है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि अबुल फजल की आईन अकबरी में भी जनगणना भूमि फसलों की जानकारी मिलती है, और उसी प्रकार से मारवाड़ परगना विगत में भी यही जानकारी हमें मिलती है। तो ये पुस्तक अपने मोणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी। हाँ, व्रत और आपको महीने है वो क्या करने हैं? सुमेलित करने हैं। सबसे पहले आती है कामदा एकादशी। ये आती है चैत्र की शुक्ल एकादशी को। कामदा एकादशी कब आती है सर? चैत्र के शुक्ल पक्ष की 11 को आती है। भाई साहब, निर्जला 11 तो कहते हैं बहुत ही फेमस है। अपनी दादी परदादी तो निर्जला 11 करती ही करती। जेठ को महीनों आज भी यानी कि अपनी निर्जला 11 के ऊपर क्या करते हैं? ये जो शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं ठंडा ठंडा, तो वो निर्जला 11 पर पिलाया जाता है। निर्जला मतलब निर्जल, बिना जल के रहकर व्रत किया जाता है, वो निर्जला 11 है। तो ज्येष्ठ शुक्ल 11 को बनाई जाती है। तो निर्जला 11 कब बनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल 11 को बनाई जाती है भैया। जल झूलनी एकादशी, इसे हम कहते हैं देव झूलनी एकादशी। भाद्रपद शुक्ल 11 से भगवान विष्णु को बेवाण में बिठाते हैं और फिर जलाशय में स्नान कराते हैं। इस दिन मेले लगते हैं, तो अपने मंडपिया सांवरिया सेठ वाला मेला लगता है, मंडपिया चित्तौड़गढ़ वाला। एक 4 बजा नाथ का मेला लगता है गढ़बोर राजसमंद में। तो जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 हो जाएगा। और देव उठनी, यानी कि अब की बात देव उठनी के ऊपर बहुत ज्यादा सवा है, बहुत ज्यादा शादियां होंगी देव उठने के ऊपर है, क्योंकि लगभग यानी कि 10,000 पुलिस वाले तो ज्वाइनिंग कर जाएंगे देव उठने के आसपास में। तब तक खूब सारी अब की बार शादी का मुझे लगता है अच्छा संयोग होगा। इतना तो मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजर हुई, थोड़ा बहुत मैं भविष्यवाणी बता ही सकता हूँ। तो देव उठनी 11 आती है, कार्तिक शुक्ल 11 भगवान विष्णु जाग जाते हैं, और उसके बाद में शादियां शुरू हो जाती है। अभी शादी नहीं हो रही ना, देव उठनी 11 में बहुत सारी शादियां। उसके बाद में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तो कार्तिक शुक्ल 11 आपका राइट आंसर होगा। तो सारे के सारे बी बता रहे हो, तो मैं बी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अली बख्शी ख्याल है वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल, फटाफट बताओ। अली बख्शी ख्याल, मुंडावर के राजा अली बख्श के समय में यह ख्याल प्रारंभ होती है। और अली बख्शी को हम क्या कहते हैं? अली बख्शी को हम अलवर का रस खान कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर का रस खान कहते हैं। बताओ फटाफट। अली बख्शी ख्याल है मुंडावर अलवर की फेमस है। वर्तमान में तो मुंडावर आपके खैरतल तिजारा में आता है, और खैरतल तिजारा का नाम है भरतरी कर दिया गया है। कौन सा है वो युगम सुमेलित नहीं है? अच्छा बताओ। वालर, वालर जो नृत्य है वो ग्रास्या जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ग्रास्या महिला और पुरुष करती हैं, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। एक तो वालर है, एक कूद है, दो ऐसे नृत्य हैं जिनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। गंवरी है वो भीलों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू हो जाता है, लगभग यानी कि 100 महीने तक चलता है। कितने दिन चलता है? 40 दिन तक चलता है। और इस दिन कहते हैं जो नर्तक होते हैं वो पैरों में जूती चप्पल कुछ भी नहीं पहनते हैं। शिव भस्मासुर की कहानी के ऊपर आधारित है। ये जो चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। फलकू भाई किशनगढ़ वाली इसकी फेमस नृत्यांगना है। अभी किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कालबिलियों के द्वारा नहीं किया जाता है। और 13 ताड़ी नृत्य है वो रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें 3 नंबर क्या है? असुमेलित है। बाकी सारे के सारे आपको सुमेलित देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई। चांद तेब राम सिंह भाटी साहिबा उसना, ये सारे के सारे चित्रकार है वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित हैं? चांद तेब राम सिंह भाटी अला बख्श, इसके अलावा 2 महिला चित्रकार हैं जिनका नाम है उस अपने उसना साहिना साहिबा। ये सारे के सारे महिला चित्रकार किससे संबंधित हैं? अजमेर चित्र शैली से संबंधित हैं। किला और उसकी उपस्थिति के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एकदम प्यारा सा क्वेश्चन आएंगे आपको। लव मैरिज कर, किसी लव मैरिज एडीसी है। लव मैरिज कौन करनी है? बावली बात मत कर दियो, ठीक है। शादी अपने अरेंज मैरिज करनी है, माँ बाप री देखड़ी लड़की लावनी है। किसी लव मैरिज ने तो कोई बात भरेगा तारे मामवारा, ने ते बयान कार्ड देगा कहने।
शाबाश। हाँ बताओ। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ कहां पर है सर? जूना का किला, जूनागढ़ तो अपने बीकानेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग है वो बूंदी में है। और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, जिसे हम जमीन का जेवर भी कहते हैं, राती घाटी भी कहते हैं, लालगढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। ओके, निर्माण कराया था बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने 1589 से 1594 के बीच में। राजपूत और मुगल शैली में यह किला बना हुआ है। नाल हवाई अड्डा कहां पर है? नाल हवाई अड्डा राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे और सैनिक हवाई अड्डे हैं। इसमें आपको ये बताना है, जो नाल हवाई अड्डा है ना, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये अपना सैन्य हवाई अड्डा है। एक तो सूरतगढ़ हवाई अड्डा है, जो सूरतगढ़ गंगानगर में है। भूमिगत हवाई अड्डा है सूरतगढ़ वाला। तो नाल हवाई अड्डा है सर, ये तो आपका बीकानेर के अंदर है। नाल हवाई अड्डा कहां पर है? बीकानेर में है। इसके अलावा रातानाडा हवाई अड्डा अपने जोधपुर में है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है। उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां पर है? बाड़मेर में है। रख लोगे ध्यान में, ये अपने सैन्य हवाई अड्डे हैं। डबोक हवाई अड्डा, ये डबोक हवाई अड्डा है, ये नागरिक हवाई अड्डा है, मतलब ये नागरिकों के लिए है। यहां पर नागरिक जा सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका नाम है सांगानेर हवाई अड्डा। ठीक है, ये भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था। 2005 में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। ठीक है, और अभी फिलहाल इन्हें अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो डबोक हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? डबोक उदयपुर के अंदर है। तो ये डबोक हवाई अड्डा बोल दो आप इसको। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। रख लोगे ध्यान में। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ के अंदर है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? राजस्थान पुलिस 2025 का सवाल अभी आया था जस्ट, यानी कि शायद दूसरी या तीसरी शिफ्ट में था ये। फटाफट बताओ, चलो जल्दी से आंसर आने। तो ये तो अभी राजस्थान पुलिस में आया था, तुम्हारे तो इससे भी आसान प्रश्न आएंगे। बताओ फटाफट। हाँ, राम 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 राम, फटाफट आने दो। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? बीकानेर रियासत सबसे पहले शामिल होती है 7 अगस्त 1947 को। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी ये अपने राजस्थान में। सबसे अंतिम धौलपुर थी। ओके, क्या हाथ जोड़ रहे हो तुम? अभी आया था मेट्रो रेल सेवा। राजस्थान की पहली देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है ये। अपने जून 2015 से ये सेवा प्रारंभ होती है, राजस्थान के अंदर है। ओके सर, चलो सर आगे चलते हैं। राजस्थान में पहला रेल मार्ग का प्रारंभ किया गया था, ये तो वो घुमा के पूछ लिया। पहले रेल सेवा 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदूकी के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, तो ये अप्रैल 1874 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने पहले देख लिया। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? कोई बता सकता है राज्य सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी? बताओ फटाफट। और राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका। 18 साल को मेरी शादी की बाल विवाह कर दिया फिर तो। हाँ बताओ, राजस्थान में सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी? जल्दी से बताओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिर तो तुम्हारी तैयारी पूरी है। फिर तो कूद जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 1994 में सड़क नीति की घोषणा की गई थी, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। अब तो टेंशन ही नहीं है, सारे राइट आंसर कर दोगे तुम। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे, राजस्थान के अंदर 2 रेलवे जोन है। एक तो आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, एक आपका पश्चिमी मध्य जोन है। तो आपसे पूछ रहा है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका गठन है वो 2002 के अंदर किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर है वो इसी के नीचे आते हैं। और एक आपका पश्चिमी मध्य जोन है, जिसका मुख्यालय जबलपुर है, लेकिन इसमें कोटा मंडल आता है। चलो भाई आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है वो सर्वाधिक था? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसका ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? ग्रामीण क्षेत्र का पूछ रहा है और सर्वाधिक पूछ रहा है। न्यूनतम तो मैं बता देता हूं भाई। न्यूनतम अगर तुमसे पूछ लेगा ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक की जगह अगर तुमसे पूछ ले न्यूनतम, तो न्यूनतम तो था धौलपुर का, लगभग 841 था। ये तो न्यूनतम है, तुम्हें तो सर्वाधिक बताना है। सर्वाधिक बताओ फटाफट। ग्रामीण जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात। पाली 1003, राजसमंद 998। पाली क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लेगा राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात है 933। ये आपका है ग्रामीण लिंगानुपात है। चलो सर आगे। हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास, बाणगंगा, कांतली और कांकणी। कर दोगे ये तो, एकदम इजी क्वेश्चन है। बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और कांकणी नदी तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। कांकणी नदी, जिसे कांकणी भी बोलते हैं, मसूरदी भी बोलते हैं, इसका उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर से।
कहां से होता है? कोटरी गांव जैसलमेर से इस नदी का उद्गम होता है। और अंतः प्रवाह की यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ी पूछ ले तो घग्गर है। ये बुध झील का निर्माण करती है। ओके, ठीक है। 4 नंबर आपका असुमेलित है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? फटाफट बताओ, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। इसके अलावा तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो आपका खेजड़ी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत इजी लग रहे होंगे तुम्हें, यहीं से पूछ लेगा। खेजड़ी है वो 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अगर तुमसे पूछ लेगा राज्य पुष्प क्या है, तो राज्य पुष्प पूछ ले तो राज्य पुष्प हो जाएगा रुई डेको फूल है। ठीक है, ओके। ये भी 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। तब तक बताओ, वृक्ष हो गया, पुष्प हो गया, अब यानी कि राज्य पशु दो हैं। एक तो अपने चिंकारा है और एक अपने पालतू पशु ऊंट भी है। ठीक है, तो एक तो आप ध्यान रखना राज्य पशु। ओके सर, राज्य पशु कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो चिंकारा हो जाएगा, एक आपका पालतू पशु है ऊंट, जिसको आप पाल सकते हो, चिंकारा को आप पाल नहीं सकते। तो सारे के सारे तुम्हें ध्यान है वो होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य पक्षी पूछ ले तो राज्य पक्षी अपना गोडावण है, वो भी चाहो तो लिख लेना। भी एक और लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। और कुछ बच गया? राज्य पक्षी है वो गोडावण है। राज्य लोक नृत्य घूमर हो जाएगा। तो बास्केटबॉल को 1948 के अंदर कर दो। 1948, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन? हाँ, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान राजस्व मंडल, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1949 को, और इसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर के अंदर है। चलो अभी आगे चलते हैं। किस जिले में प्रमुख जनगणना, किसे जिले के अंदर प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? यह जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी भी यही होता है। जिले में जनगणना अधिकारी का काम भी यही करता है। जिले का प्रमुख जनगणना जो अधिकारी होता है उसका नाम होता है जिला कलेक्टर। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? भारतीय संविधान का भाग 6। कौन सा भाग सर? भाग 6। और अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन किया गया है 233 से 237 में। 233 में तो ये कहा गया है कि जो आपके जिला न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी हाई कोर्ट के परामर्श से। चलो भी आगे चलते हैं। किसने तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? सीकर किसान आंदोलन जानते हो? शेखावाटी किसान आंदोलन। हाँ, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अड़गोजा भाई। और बताओ, हाँ जो भी चीजें छूट गया आप और देख लेना। रामनाथ जी चौधरी अपने नाक से अड़गोजा बजाने में मशहूरी हैं, 2 बांसुरियां होती हैं। बताओ फटाफट। तरुण राजस्थान है, शेखावाटी किसान आंदोलन। जब 1922 में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह भूमि के ऊपर कर बढ़ा देते हैं, 25% से बढ़ाकर 50% कर देते हैं, तब रामनारायण चौधरी के द्वारा शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित की थी। एक लंदन से अखबार निकलता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड, उसके अंदर भी किसानों की समस्याओं को उजागर किया था। उनका नाम था रामनारायण जी चौधरी, जिनका जन्म नीम का थाना सीकर में होता है। चले आगे। ओके, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? जब यानी कि राजस्थान का गठन हो रहा था, जब 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाता है। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा के विलय से पहले वहां पर एक अलग से विधानसभा चलती थी अजमेर मेरवाड़ा में। उसे हम कहते थे धार सभा, जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 30 सदस्य हुआ करते थे। वह 30 सदस्य सभा थी और उसके अंदर जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो अजमेर का मुख्यमंत्री अलग से चलता था। जब तक अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय नहीं हुआ था 7वें चरण में, तब तक अजमेर मेरवाड़ा की अलग ही विधानसभा थी, अलग ही उनका मुख्यमंत्री था। उन मुख्यमंत्री का नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। मेवाड़ पुकार नामक जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो किसने तैयार किया था? अभी सेकंड ग्रेड में सवाल आया था ये। भीलों पर अत्याचार से संबंधित मेवाड़ के महाराणा को 21 मांगे लिखी गई थी, उन्हीं को क्या कहा गया था? मेवाड़ पुकार कहा गया था। तो वो 21 मांगे किसके द्वारा लिखी गई थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखी गई थी। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। ओके सर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में टंकारा गुजरात में होता है। सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर, इनका नाम ही मूल शंकर था।
1883 को उदयपुर में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी और अध्यक्ष बनाया था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को। 1883 में उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कहां पर, उदयपुर के अंदर, कब की बात है, फरवरी 1883 की बात है, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। अध्यक्ष बनाया था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को और बाद में इसका मुख्यालय वो अजमेर ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा दयानंद जी सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। नरेंद्र मंडल का पहला चांसलर कौन था? अभी राजस्थान पुलिस के अंदर पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि बीकानेर के जो डूंगर सिंह जी अपने शासक हुए थे, इनके बाद में बीकानेर का 21वां शासक कौन बना था? ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया अभी। तो वही अपने नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर बने थे। नरेंद्र मंडल 1921 में गठन किया गया था, ठीक है, 1921 में आया था, वैसे 1919 में गठन कर दिया, लेकिन 1921 में इसकी शुरुआत होती है। नरेंद्र मतलब नर प्लस इंद्र, राजा का पर्यायवाची है, राजाओं का संगठन है। अलवर के महाराजा जय सिंह ने इसका नाम रखा था नरेंद्र मंडल, और इसके जो पहले चांसलर बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था महाराजा गंगा सिंह, जो 1921 से लेकर 1925 तक इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। ओके, और महाराजा डूंगर सिंह के बाद में अगले जो बीकानेर के शासक बने थे, उनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। हाँ बताओ, फर्स्ट और सेकंड को आपस में सुमेलित करना है, कर दोगे? ओ सर, ये नान वाला तो अभी पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में आया था। नान का फेमस है, सांगोद कोटा का फेमस है, जादुई करतब दिखाए जाते हैं। ये सारे के सारे अपने होली वाले त्योहार पूछ रहे हैं, कहां पर कौन सी होली खेली जाती है? होली कब आती है? होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, भगत प्रहलाद की याद में त्योहार बनाते हैं। क्या क्या पूछ रहा है सर? कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली तो बहुत फेमस है। कहाँ की फेमस है? कोड़ा मार होली भिनाई अजमेर की फेमस है। फिर लठ मार होली, लठ मार होली अपने महावीर जी करौली की फेमस है। कहाँ की फेमस है? लठ मार होली है वो महावीर जी करौली की फेमस है। इतना याद, केवल रिवीजन करो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। मुझे ब्रह्मास्त्र के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ले देके ब्रह्मास्त्र के रट्टा मार रखा है बस, वही बहुत है। इतना पढ़ लो तुम तो कहीं अटकोगे नहीं, रट्टा मार लो उसकी, ज्यादा ज्ञान क्यों बढ़ाना है, सिलेक्शन लेना है, बाद में बढ़ाते रहना ज्ञानवान। पत्थर मार होली बाड़मेर की फेमस है। पत्थर मार होली कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की फेमस है, बस हो गया। और नाड़ में नहीं करी दिया, सांगोद कोटा का है। भगोरियों की होली अपने मेवाड़ में खेली जाती है, और पत्थर मार मार के खून निकाल देते हैं, वो होली अपने भिलोड़ा गांव डूंगरपुर में खेली जाती है। तो डी कर रहे हो सारे के सारे? कर दो राइट आंसर, ए में 3 आएगा, ठीक है, डी कर रहे हो तो सबका राइट आंसर है। चलो भाई, लोक गायकी चार बैंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? चार बैंत शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? सर टोंक की फेमस है। इसका प्रारंभ अब्दुल करीम खान निहंग के द्वारा किया गया था। यहाँ किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल करीम खान निहंग के द्वारा चार बैंत शैली का प्रारंभ है वो किया गया था। ओके, है क्या चार बैंत शैली? गायक पात्र डफ बजाता है, डफ बजाते हुए घुटनों के बल खड़ा होता है, वही आपकी शैली है, वो चार बैंत शैली है जो अपने टोंक की प्रसिद्ध है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय ये शुरू होती है। हाँ, नृत्य तो सुमेलित कर ही दोगे, ये तो छोटे छोटे हैं, इनमें तो क्या ही करना है। ओके सर, मारवाड़ का नृत्य है डांडिया नृत्य। शेखावाटी का जो नृत्य है उसका नाम हो जाएगा गिंदड़ नृत्य। जालोर का जो नृत्य है वो ढोल नृत्य, बड़े बड़े ढोलों के साथ में किया जाता है। जयनारायण व्यास इसको प्रकाश में लिख रहे थे। और अलवर भरतपुर का जो नृत्य है वो है आपका बम नृत्य। कर लो भाई सुमेलित, ए में 4 आएगा, शुरुआत में सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बस। ए में सॉरी 3 आएगा, ए में 3 है तो ये 2 डिलीट हो जाएंगे। क्या बात हो, ए में 3 आ रहा है, ए में 3, इन दोनों को तो पहले डिलीट कर दो। ठीक है सर, फिर बी में 4 आ रहा है, बी में 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है भाई, 3 4 1 2। कौन सी प्रथा शादी समारोह से संबंधित नहीं है? चलो फटाफट बताओ। वडार तो मैंने तुम्हें बता ही दिया भाई, ये तो शादी से है। शादी के दूसरे दिन यानी कि जो हम सगे संबंधियों को भोजन कराते हैं वही क्या है? वडार है। तो ये तो एकदम इजी है। कन्यावल, कन्यावल जानते हो? यानी कि जब वधु के संबंधी शादी वाले दिन व्रत करते हैं और जब कन्या को विदा करके भोजन करते हैं वही क्या होती है? कन्यावल होती है। कन्यावाल बोल देते हैं, कन्यावल बोल देते हैं। तो ये भी शादी से संबंधित है। तो यानी कि जो वधु के घर वाले होते हैं वो व्रत करते हैं और जब कन्या को विदा करते हैं उसके बाद में खाना वाना खाते हैं। बड़ी पड़ला बोल दो, बड़ी पड़ला बोल दो, सर को नहीं समझा आपने? चीकणी कोथड़ी तो बोल रहे हैं। क्या करते हैं? का वर पक्ष है वो शादी के अवसर पर वधु के लिए श्रृंगार का सामान लेके जाता है, गहने कपड़े लेके जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बड़ी पड़ला बोलते हैं। सर ये पानीवाड़ा, ये शादी से संबंधित नहीं है, ये दुख की रस्म है। जानते हो शादी, ये अपने पानीवाड़ा क्या है? जब किसी का अंतिम संस्कार करते हैं उसके बाद में जो अंत्येष्टि में व्यक्ति जाते हैं ना, जो भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाते हैं, वो घर के ऊपर आकर स्नान करते हैं, फिर मर्द परिवार के घर पर जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पानीवाड़ा बोलते हैं।
ओके, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शादी से संबंधित नहीं है। कौन सा दाबू प्रिंट के लिए फेमस है? अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट तो बाड़मेर की फेमस है। आपसे पूछ रहा दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है, बताओ भाई। दाबू प्रिंट है, हाँ। अरे 130 13 न होगा तो क्या होगा, 130 बढ़ रहा तो है कितने, चेक कर ले पहले जाके। दाबू प्रिंट है, दाबू प्रिंट है। हिपा जाति के द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता उसे दाब दिया जाता है, वही क्या है, दाबू प्रिंट है। दाबू प्रिंट कहाँ की फेमस है? अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है दाबू प्रिंट है। पिछवाई पेंटिंग है वो किस कला विद्यालय से संबंधित है? पिछवाई कला, तो बता सकता है पिछवाई कला? ये तो अभी अपने इसके अंदर भी आया था, राजस्थान पुलिस में सवाल आया था पिछवाई वाला, इसके अंदर आया था, राजस्थान पुलिस में आया था पिछवाई। ये जो पिछवाई कला है ये किसके ऊपर की जाती है? राजस्थान पुलिस में सिंपल सा सवाल आया था, तो बता सकता है? पिछवाइयों का चित्रण श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो कपड़ा होता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का जो चित्रण किया जाता है वो पिछवाई कला है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, पिछवाई पेंटिंग के लिए नाथ द्वारा राजसमंद फेमस है। और कहां पर, ये सिंपल सा पूछा था कि पिछवाई पेंटिंग है वो कहां पर की जाती है? कपड़े के ऊपर चित्र किया जाता है। ओके, जोगी महल कहां पर है ये बता दो भाई, ये बता दो फिर तो मजा ही आ जाएगा। बताओ फटाफट, कहां पर है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। अबुल फजल कहता है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है वो आपका बख्तरबंद है। क्या किले में 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिसमें आपका एक नौलखा दरवाजा है वो मुख्य प्रवेश द्वार है। हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल भी हैं। किले के महल भी हैं, जिसमें जोगी महल है, सुपारी महल है, रानी महल है, दारा भोरा महल है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। ये सारे के सारे कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है। रणकपुर के मंदिर के प्रमुख स्थापत्यकार कौन थे? रणकपुर के मंदिर बताओ फटाफट। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? देसूरी पाली के अंदर है रणकपुर के जैन मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा है, 4 मुख वाली प्रतिमा है। मथाई नदी के किनारे है ये मंदिर है। 1444 यहाँ पर कुल खंबे देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? खंबों का अजायब घर भी कहते हैं। कितने खंबे देखने को मिलेंगे सर? 1444 खंबे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे खंबों का अजायब घर भी कहते हैं। मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1439 में धरणक के द्वारा कराया गया था। ओके, ठीक है भाई। वास्तुकार दीपाक, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। कौन सा सुरक्षित क्षेत्र है वो झुंझुनू जिले में नहीं है? कह रहे थे सर ज्योग्राफी के अलावा। चलो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, फटाफट बताओ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। झुंझुनू जिले में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र नहीं है? साकंबरी है, बीड़ है, मनसा माता है, गोगेलाव कहां पर है? सर गोगेलाव तो नागौर के अंदर है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है, झुंझुनू में नहीं है। ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ है वो किस वर्ष किया गया था? ये तुम्हारे परिवहन से संबंधित सवाल आ गया। एक शहरी गौरव पथ योजना भी है जो 2016-17 में चलाई गई थी। तुम ये बताओ, मैं शहरी वाली बता देता हूं। शहरी गौरव पथ योजना कब चलाई गई थी? 2016 और 17 में चलाई गई थी। तुम बता दो मुझे फटाफट, ग्रामीण गौरव पथ योजना। अरे वाह बहुत बढ़िया, 2014-15, ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। कौन सा से सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं, एक तरफ आपके शुभंकर दे रखे हैं, कर दोगे? जयपुर का चितल है, पाली का तेंदुआ है, सवाईमाधोपुर का बाग है, कोटा का घड़ियाल। ये घड़ियाल है वो करौली का शुभंकर है। घड़ियाल किसका शुभंकर है? सर करौली का है। तो सर कोटा का क्या है? कोटा का उदबिलाव है। ओके, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संरक्षित क्षेत्र, एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं। रणखार जालोर में है, रोटू नागौर में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, सोरसेन पहला, दूसरा, तीसरा, ये कहां पर है? 12 के अंदर है, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये आपका से सुमेलित नहीं है। जिला स्तर के ऊपर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? फटाफट बताओ। अगर देश स्तर की बात कर लेगा, अगर पूरे देश की तुमसे पूछ ले, पूरे देश के ऊपर जो आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। राज्य पे पूछ ले तो राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री होता है। और तुमसे पूछ लेगा जिले के ऊपर है तो जिले के ऊपर इसके आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है जिलाधीश की, मतलब जिले के कलेक्टर की। ओके, कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए बहुत ही फेमस है? बताओ फटाफट। जंगली मुर्गों के लिए राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है ये, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य। ओके सर, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, बता सकता है कोई? हाँ, आवास कलेक्टर जिलाधीश वही है। जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है? सिरोही में है। और सीता माता अभ्यारण्य चित्तल की मातृभूमि है ये, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग है। और तालसा पर पूछ ले तो काले हिरणों के लिए फेमस है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात है वो उच्चतम रहा था? शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर रहा था? बता भी फटाफट आने दो उत्तर। हाँ, शहरी लिंगानुपात, राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो रहा है 914। कितना रहा है? 914 रहा है शहरी लिंगानुपात। 2001 में 890 था। तुमसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताओ बताओ। अरे वाह, धौलपुर गलत बता रहे हो तुम। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला ABCD। टोंक में 985 है, उसके बाद में बांसवाड़ा में 964 है। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है वो टोंक के अंदर है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार ये जिप्सी फेरस मृदा है वो कहां पर पाई जाती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कृषि विभाग का जो मृदा वर्गीकरण है 14 प्रकार से जो मिट्टियां बांटी गई हैं उसके अंदर आपकी जो जिप्सी फेरस मृदा है ये कहां पर पाई जाती है? मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या? हाँ, बताओ फटाफट आने दो आंसर इनके। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण में जिप्सी फेरस मृदा कहां पर पाई जाती है? अरे वाह, बीकानेर, मजा ही आ गया फिर तो। अब तो तुम्हें कौन ही रोकेगा। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन आ ही आ जाएगा, पक्का ही आएगा। अब पता नहीं 19 वाली में पहली में आएगा दूसरी में आएगा क्या। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में जो चक्रवात उठते हैं, उत्तर पश्चिम राजस्थान में जो बारिश करते हैं वो ही क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। मावठ। इस मावठ का उद्गम कहां से होता है? भूमध्य सागर से होता है। इस मावठ को हम क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स का मतलब है सुनहरी बूंदे कहते हैं। जब सर्दियों के समय में, जब दिसंबर जनवरी के अंदर बारिश होती है जो रबी की फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा हो। ये गेहूं, चना और सरसों के लिए बहुत उपयोगी है। तो मावठ तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है। इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है, गेहूं, चना, सरसों के लिए। कैलाश सांखला है वो किससे संबंधित थे? कैलाश सांखला को जानते हो? जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था। इनको भारत का टाइगर मैन कहते हैं। 1992 के अंदर भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में। क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। इनको क्या कहते हैं? टाइगर मैन भी कहते हैं हम। ओके। कैलाश सांखला किससे संबंधित है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बाघ संरक्षण से। इन्हीं के प्रयासों से भारत सरकार के द्वारा बाघ प्रोजेक्ट चलाया गया था। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आपको अवरोही क्रम में जचाना है। जल्दी से जचा दो भाई। फिर मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा तुम्हारा समय व्यर्थ मैं नहीं करूंगा। चलो। कर दोगे फटाफट? वाटरमैन राजेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया। अरे वाह, शाबाश। यहाँ क्वेश्चन बताता रहेगा तो मैंने बीच बीच में मजा आ जाता है ना, जितना भी नॉलेज हुआ है। क्या 3 नंबर बता रहे हो? कर दो सारे के सारे। जरगा उदयपुर में है, कितनी ऊंची है? 1431 मीटर है। ये आपकी जरगा लिख दी, 1431 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, कितनी? 1055 मीटर है। उसके बाद में सज्जनगढ़ उदयपुर में है, कितनी है? 938 मीटर है। और आपकी लीलागढ़ भी उदयपुर में है जो 874 मीटर है। तो ये आपका सुमेलित हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अवरोही क्रम पूछा था। अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम की तरफ। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये आई गया अपना, जिसकी हम पहले चर्चा कर ही रहे थे। तो देखो, चिंकारा है, गोडावण है, खेजड़ी है, मोर है, ये तो पता ही है तुम्हें, क्या ही बताना। क्या चिंकारा हमारा राज्य पशु हो जाएगा, गोडावण हमारा राज्य पक्षी हो जाएगा, खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष हो जाएगा, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। सम्मिलित कर दोगे इनमें, तो क्या ही करना है। हाँ, चलो भी आगे चलते, कर देना इसमें तो सम्मिलित, नॉर्मल सी बात है। चलो। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? जल्दी से बता दो भाई। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा क्या? लेकिन त्याग पत्र किसे देगा? ये बताओ आप। शपथ तो राज्यपाल दिला देगा, या राज्यपाल के द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है उससे शपथ ले लेगा। लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? जल्दी से बताओ, क्या राइट आंसर कर रहे हो तुम? देखते हैं कितनी मजबूत है तुम्हारी ये पॉलिटी। अरे वाह, न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। शपथ राज्यपाल दिला देगा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल में कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं खाता है? एक तरफ आपके मुख्यमंत्री दे रखे हैं, एक तरफ आपके राज्यपाल दे रखे हैं। कर दो भाई। सरदार हुकुम सिंह जी के समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। 1967 से तंत्र के बीच में रहे थे, ये बात सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद 1962 से 67 के बीच में रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इनके समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो हरिदेव जोशी नहीं होगा, इनकी जगह क्या होगा? मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो 2 नंबर आपका असुमेलित है।
रघुकुल तिलक, जगन्नाथ जी बढ़िया ठीक है। ओपी मेहरा, हरिपुलाल जी देवपुरा, ये ठीक है। ओके भाई। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म होता है 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर है। इनका मूल नाम आपको बताना है। रास बिहारी बोस के कहने पर ये राजस्थान में आते हैं, गोपाल सिंह खरवा के पास में चले जाते हैं। वीर भारत समाज विद्या प्रताड़नी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था, इनका नाम था भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, ओके भाई। रियासतों के विलय पत्र के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे भाई? जोधपुर के महाराजा जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। सर आपको कैसे पता पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे? इस बात का खुलासा वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में किया है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने कई बार जोधपुर के महाराजा से मुलाकात की थी और प्रयास किया था कि जोधपुर है वो पाकिस्तान में मिल जाए। कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा जो हनुमंत सिंह थे, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को कहा भी था कि हम पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह कहते हैं कि इस बात का फैसला तो मेरे पूर्वज ही करके चले गए थे, मुझे किधर रहना है क्या? ठीक है, तो हनुमंत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में कहां पर, मांगरोल में किसने की थी? 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल, जब हाड़ौती प्रजामंडल बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था तो नैनूराम शर्मा ने पंडित हबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल के अंदर होता है। ठीक है, तो नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन मांगरोल के अंदर होता है। आपका डी राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलूं आगे। ठीक है, अबिन हरि के सहयोग से तो इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता है वो मांगरोल में खुद पंडित नैनूराम जी करते हैं। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब होती है? अभी अपने राजस्थान पुलिस में सवाल आया था। अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में कौन सी संधि की थी? 1818 वाली। ऑप्शन थे अमृतसर वाली, इनका कोई लेना देना नहीं था। 1818 वाली संधियां 1817-18 में होती हैं। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति सबसे पहले संधि की गई थी करौली के महाराजा हरबख्शपाल के साथ में 9 नवंबर 1817 को। ठीक है, अरे तुम इतनी याद तो कर लो, तुम उनको रट तो दो, रटना अलग बात है। 9 नवंबर 1817 को सबसे पहले जो संधि की गई थी वो की गई थी करौली के महाराजा हरबख्शपाल के साथ में। उसके बाद में की गई थी 15 नवंबर 1817 को टोंक के अमीर खां पिंडारी के साथ में। ठीक है, चलो भाई। कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा कमर पर जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम ही क्या है? कंदोरा। कमर के ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं उनके नाम ही कैसे शुरू होते हैं? जैसे सर कंदोरा देख लो, पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है। करगनी देख लो, कणकती देख लो, ये इसी के तो हैं। करगनी है, कणकती है, तागड़ी तो सारे ही जान होते हैं। तागड़ी तो बेरो ये छम छम बोल रहा है मेरी तागड़ी, उसका तो क्या ही है, तगड़ी कह देते हैं, तागड़ी कह देते हैं। महिलाएं जंजीर भी पहनती हैं भाई कमर के ऊपर, ये भी इनका एक अलग ही आभूषण है। तो कंदोरा कहां पर पहना जाता है? कमर पर पहना जाता है। कौन सा संस्कार है वो जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित जो अपना संस्कार है, सामेला है, बान है, मोसर है। मोसर तो देखो भाई साहब मृत्यु से संबंधित है। सामेला बान है वो विवाह से संबंधित है। जड़ूला, जड़ूला जानते हो? चूड़ाक्रम भी बोलते हैं, जड़ूला भी बोलते हैं, मुंडन भी बोलते हैं। जब यानी का बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तो उसके पहली बार सर के बाल मुंडवाए जाते हैं। ये अपने सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था अभी जुड़ला वाला। ठीक है, तो ये जन्म से संबंधित है। अक्षय तृतीया का त्योहार है वो कब बनाया जाता है? इसी अक्षय तृतीया को हम क्या बोलते हैं? सर अक्षय तृतीया को आखा तीज भी बोलते हैं। बोलते हैं आखा तीज। तो अक्षय तृतीया का त्योहार कब बनाया जाता है? फटाफट। बीकानेर की स्थापना इसी दिन होती है। बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। किसान है वो 7 अनाजों के साथ में खेत में बुआई आरंभ करता है। इस दिन बहुत ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो कब बनाया जाता है? बैसाख शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। ठीक है, तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्योहार बनाया जाता है। हेला ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल पता है? हाँ, हेला ख्याल है। कई तो कमेंट करें 105 बना 110 बना फिजिकल की तैयारी करूं, तेरे नहीं तो फिजिकल की तैयारी करो ही मत। बेचारा 80-90 वाला बास लेके बैठा है, उन्होंने कर लेने तो फिजिकल की तैयारी सेम मत करियो आपने। हेला, हेला का मतलब ही क्या होता है? एकदम यानी का हेलो पाड़ दूं। हेला ख्याल है वो अपनी लाल सोट दोसा की फेमस है, दोसा सवाई माधोपुर की। इसमें बम नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। हेला का मतलब होता है लंबी टेर में आवाज देना। तेजाजी से संबंधित है वो कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? खरनाल इनका जन्म स्थान है। पनेर है वो तेजाजी महाराज का ससुराल है, यही संबंधित नहीं है। ठीक है, 2 नंबर सुमेलित नहीं है। सुरसरा समाधि स्थल है, परबसर में इनका मुख्य मेला लगता है। पत्नी अपनी पेमल दे थी जो अपनी पनेर अजमेर की थी। ओके, भारत के जिस क्षेत्र में सूखा सबसे अधिक पड़ता है वह क्षेत्र कौन सा है? यो के सवाल हो। आवाज आवाज आ रही है एकदम बढ़िया।
ठीक है। हाँ ओके, आवाज आ रही है, फिर कैसे करे थे आवाज? अच्छा, लंबी टेर में आवाज देना, मैं सोचो आवाज चलेगी साउंड की। सूखा? अरे भाई पश्चिमी, पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान की तरफ सूखा बहुत पड़ता है सर। ये सवाल अपने आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन वाला है। राजस्थान में बेर और खजूर अनुसंधान कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दो, आदिवासियों का हरा सोना। तो सर्वाधिक बांसवाड़ा उदयपुर की तरफ होता है। ठीक है, और बांसवाड़ा का कहते हैं का नाम ही इसी पेड़ के कारण पड़ा है, क्योंकि वहां पर ये पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बांस के वन बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बांसवाड़ा। ये कहते हैं भाई। और कहते हैं कि ये जो बांस है ना, ये एक प्रकार की घास है जो सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। तो हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना, बांस को कहा जाता है। कौन सा पेड़ है वो गोंद का बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे हमें गोंद बहुत बढ़िया मिलता है। अरावली की ढालों में पाए जाते हैं, पैकिंग सामग्री के डब्बे बनाने में इनका उपयोग होता है। गोंद के बहुत अच्छे स्रोत हैं, उनका नाम है साल या सालर वन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का फटाफट लिंगानुपात बता दो। लिंगानुपात तो समझ गए ना, 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की कितनी संख्या है, वही आपकी लिंगानुपात है भाई। भारत का 943 है, राजस्थान का तुम्हें बताना है भारत का कितना है। 943 है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ठीक है, कहते हैं 1901 के बाद में भारत का राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में रहा था। चलो भाई आगे चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजस्थान से होकर गुजरता है? बताओ, मैंने कौन सा पढ़ा रखा है तुम इनमें से? इसकी पुरानी संख्या है 15, इतना तो मैं बता देता हूं। पुरानी संख्या क्या है? 15 है, और नई संख्या तुम्हारे सामने दे रखी है। मयाजला जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक ये आपका एनएच गुजरता है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से होकर गुजरता है ये। तो कौन सा हो जाएगा? एनएच 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की आपको पहचान करनी है। कंटीला क्षेत्र, ये आपका उष्ण कटिबंधीय कंटीला वन, जो अपने सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब ये थार का मरुस्थल, यहाँ पर कंटीले वन पाए जाते हैं। इनमें खेतड़ी सबसे ज्यादा मिलती है, रोइडा मिलता है, बबूल मिलता है, बेर मिलता है। बेर बबूल मतलब किंकर, तो रोइडा का पेड़ इन्हें मिला है, रोइडो कोनी, किंकर भी कोनी, बेरिए का भी कोनी। इधर घास भी मिलती है, सेवण थामण, ये राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो इनमें सेवण घास राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। कंटीले वनों में एक प्रकार की घास ये पाई जाती है, सेवण। कंटीले वन यानी कि आपका जो बीकानेर, जोधपुर, पालीवाड़ा जो है ना क्षेत्र, यहाँ पर ये पाई जाती है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव बनाते हैं? वृक्ष महोत्सव कहां पर बनाते हैं? खेजड़ली, जोधपुर में बनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ध्यान है किसी को? सारे के सारे पर्यावरण दिवस। विश्व वानिकी दिवस बनाते हैं 21 मार्च को। विश्व जल दिवस बनाते हैं 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस बनाते हैं 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस बनाते हैं 22 मई को। पर्यावरण दिवस बनाते हैं 5 जून को। और विश्व ओजोन दिवस बनाते हैं 16 सितंबर को। ये ओजोन दिवस बनाते हैं। चलो भाई, पांचना बांध है वो राजस्थान में कहां पर है? तुम्हारे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भी। पांचना बांध कहां पर है? चलो फटाफट, पांचना बांध कहां पर है? 21 जून कह रहे हैं। ये तो कर दो कि पांचना बांधे गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ है। गंभीर की 5 सहायक नदियां, भद्रावती, बेसावट है, माची, अठा, बरखेड़ा। ठीक है, मिट्टी का बांध है ये, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध यही है, पांचना बांध है, करौली में है। राजस्थान भूज क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओगे तब आएगा मजा। देखता हूं कौन कौन सही करता है। चलो भाई फटाफट इसका आंसर बताओ चलो। अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी तक है ये। फटाफट बताओ, 692 किलोमीटर लंबी है। क्या आंसर बता रहे हो? ये देखो, कर दी ना गलत, करने लगे कुछ गलत भी करने लगे। कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, बस ऐसी कंफ्यूज हो जाओगी। फिर कहोगी ये क्वेश्चन तो सभी में मिल जाते हैं। जय श्री राम भाई। चलो भाई महेश, टोटल जो अरावली है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में विस्तार खेड़ बर्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक के 550 किलोमीटर है। अरावली का 80% भाग राजस्थान में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। तुमसे क्या पूछा है ये बताओ। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। ये तो टोटल हो जाएगी। 692 जो कर रहे हैं वो तो टोटल है, 692 किलोमीटर टोटल है। लेकिन राजस्थान में पूछ ले तो 550 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब होता है?
हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला बनता है गंगानगर से अलग होकर। वो बना था 12 जुलाई 1994 को। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है? अभी राजस्थान पुलिस के अंदर भी सवाल आया था, बताओ फटाफट। अभी राजस्थान पुलिस में सवाल आया था ये। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है, परामर्शकारी निकाय है, मतलब जांच तो कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। मतलब जब यानी कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का संयुक्त रूप से कोई अधिवेशन होगा तो राज्यपाल अपना अभिभाषण भेज सकता है, उनके बुलाने का कारण भी बता सकता है। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में है। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? बताओ, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी। एक तो आपको ये ध्यान रखना कि आबू के परमार राजवंश का जो संस्थापक था ना, आबू के परमार राजवंश का जो संस्थापक था ना, उसका नाम था धूमराज। ठीक है, अब तुम्हें से ये पूछ रहा है कि वागड़ के परमार राजवंश की, आबू के परमार राजवंश की राजधानी थी चंद्रावती, इनकी तो राजधानी थी चंद्रावती। अब तुम्हें बतानी है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी, कर दोगे? अर्थुणा। ठीक है, अर्थुणा बोल देते हैं, उथणक बोल देते हैं, इसका प्राचीन नाम है। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? बीकानेर किसान आंदोलन की यह अंतिम घटना थी ये कांगड़ कांड। अक्टूबर 1946 में भयंकर सूखा और अकाल पड़ता है। कांगड़ का अपने जागीरदार था ये, अपने कांगड़ अपने रतनगढ़ चूरू में है। इसने कहा मैं तो किसानों से पूरा का पूरा टैक्स वसूलूंगा। क्या तो किसान शिकायत करने के लिए बीकानेर महाराजा के पास में पहुंच जाते हैं। जागीरदार क्रोधित हो जाता है, महिलाओं बच्चों के साथ में बुरा व्यवहार करता है। यही आपका कांगड़ कांड है। सुमेलित कर दोगे इनको आपस में? गागरोन का युद्ध, सारंगपुर गिरी सुमेल का युद्ध, पाही बाया साहिबा का युद्ध। करो फटाफट सुमेलित है। गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी के अंदर, गागरोन का युद्ध। महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध होता है जिसमें महाराणा सांगा जीत जाते हैं। सारंगपुर वाला मैंने बता दिया 1437 में होता है, महाराणा कुंभा जीत जाते हैं और विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं 1440 से 48 के बीच में। गिरीश मेल भी आ गया 1544 वाला। और फिर बचता है पाईबाया साहिबा का युद्ध जो 1541 में होता है। पाईबाया साहिबा का युद्ध राव मालदेव राव जेत सिंह के बीच में होता है। राव जेत सिंह इसमें मारा जाता है। राव जेत सिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चला जाता है। फिर ये मिलकर भाई साहब राव मालदेव के ऊपर आक्रमण करते हैं जिसमें गिरीश मेल का युद्ध होता है। कर दोगे सुमेलित? क्या कर रहे हो मुझे बता दो। तुम एक नंबर बता रहे हो, 1 3 2 4। ठीक है चलो। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? बताओ फटाफट। सर वीटी कृष्णामाचारी एक थे CS वेंकटाचारी तो जोधपुर के दीवान थे। ये जो वीटी कृष्णामाचारी है ये मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। टीपी खेतान का जब निधन हो जाता है तो संविधान की प्रारूप समिति में इनको जगह दी जाती है। ये किस राज्य के दीवान थे बताओ? हाँ, वीटी कृष्णामाचारी। ये अरे क्या कर रहे हो तुम्हें? जोधपुर तो CS वेंकटाचारी है, ये जयपुर के दीवान थे। ठीक है। राणा जगपत राम मर्स्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? राणा जगपत राम मर्स्या, बताओ फटाफट। राणा जगपत राम मर्स्या, मर्स्या मतलब किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जो काव्यों की रचना की जाती है उनका नाम होता है मर्स्या। ठीक है। जैसे मान लो फिर तुम मेरे ऊपर लिखोगे रोहित सर्रा मर्स्या, इसी प्रकार से तो आते हैं राणा जगपत राम मर्स्या। फिर मेरा थोड़ा सा यानी कि अच्छी बढ़ाई करोगे। हमारे लिए सर ने बहुत अच्छी ब्रह्मास्त्र किताब निकाली थी, रंगीन रंगीन फोटो के साथ में छोटी छोटी किताबें निकाली थी, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते थे। तो वो क्या हो गया? मर्स्या होगी। तो राणा जगपत राम मर्स्या मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर ये लिखे गए थे, शोक प्रकट किया गया था। सती अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था? सती प्रथा, भारत में सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाकर रोक लगा दी थी। भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत में जो रोक लगी थी वो लगी थी 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाया था और भारत में सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी थी। राजस्थान में जो कानून बना था वो बना था 1987 के अंदर। राजस्थान में अंतिम सती होती है 1987 में, दिवराला कांड। रूप कुंवर महिला थी, अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ में सती हो जाती है। राजस्थान सरकार उसी साल हाथों हाथ राजस्थान सती निवारण अध्यादेश लेकर आती है, तो 3 जनवरी 1988 को लागू कर दिया जाता है। उसमें मुख्यमंत्री थे हरिदेव जी जोशी। ठीक है, तो दिनम 1987 में आया था। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पटवारी में आया हुआ सवाल है। कुचामणी ख्याल, इनके प्रवर्तक कौन है? कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है उनका नाम है लच्छी राम जी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है, प्रमुख खिलाड़ी हैं उगम राम जी। लच्छी राम जी ने चांद नीलगिरी राव रिडमल मीरा मंगल जैसी ख्यालें लिखी थी। ओके। चित्रकला की कौन सी शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है वो चित्रित किया गया है?
बता सकता है कोई? राजस्थानी चित्रशैली की जन्मभूमि है, ये सबसे प्राचीन है जन्मभूमि। 1260 ईस्वी के अंदर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रेणी ग्रंथ है वो इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। उसके चित्रकार थे कमल चंद्र। मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय ताड़ के पत्तों पर यह ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था, चित्र बनाया गया था। तो ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थानी चित्रशैली की जन्मभूमि है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? सबसे पहले पूछ लेगा राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो वो तो कहते हैं किराड़ू के मंदिर को, वो तो कहते हैं खजुराहो। वास्तव में खजुराहो के मंदिर एमपी के अंदर है। अब तुमसे पूछ रहा है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो, छोटा खजुराहो, तो ये है अपने रामगढ़ भड़देवरा मंदिर बारा वाले, जिनका निर्माण कराया था मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य, देखो जिले का पूछे तो जिला कलेक्टर होता है, राज्य का पूछे तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, देश का पूछे तो प्रधानमंत्री होता है। रख लोगे ध्यान में? ठीक है। कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता और क्षारीयता के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त है? इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो मिट्टी के अंदर लवणीयता और क्षारीयता के समाधान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? देखो राजस्थान का पश्चिमी भाग है अपने, जोधपुर पाली वाला, यहाँ की मिट्टी में लवणीयता की समस्या बहुत अधिक है। लवणीयता मतलब खारापन। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप जिप्सम का उपयोग करो भाई। किसका उपयोग करोगे? जिप्सम का उपयोग करोगे। अगर मिट्टी आपकी लवणीय है, अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो आप जिप्सम का प्रयोग करो। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, अगर आपकी मिट्टी के पीएच का मान 7 से कम है, तो आप क्या करोगे? चूने का प्रयोग करोगे। अगर मिट्टी अम्लीय है तो किसका प्रयोग करोगे? चूने का प्रयोग करोगे। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन के कारण ध्यान रखने हैं भाई। मिट्टी का अपरदन क्यों होता है ये चलो तुम्हें बताना आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, चलो इसका तुम्हें बताना आंसर। मृदा अपरदन, इसी प्रकार के सवाल आएंगे तुम्हारे। मृदा अपरदन के कौन से कारण है, कौन सा कारण नहीं है, बताओ फटाफट। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का आगे जाना, वन रोपण नहीं है। देखो मिट्टी आगे क्यों जाएगी? जब आप वनों का कटाव कर दोगे तो वनों का कटाव होगा तो मिट्टी आगे चली जाएगी। जब आप यानी कि पहाड़ी ढालों के अंदर पेड़ पौधों को जला दोगे, जिसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं, तभी मिट्टी आगे जाएगी। पशु आप अगर बहुत ज्यादा चराओगे तभी मिट्टी आगे जाएगी। ठीक है। अगर आप सही ढंग से बुआई नहीं करोगे, बाढ़ आती है तो भी मिट्टी आगे जाती है, भूस्खलन तब भी मिट्टी आगे जाती है। लेकिन जब आप पेड़ पौधे लगाओगे, वन रोपण करोगे, तब मिट्टी आगे नहीं जाएगी। पेड़ पौधे लगाने से कभी भी मृदा अपरदन नहीं होता है, वो तो मतलब स्थायी तो हो गया, मिट्टी वहीं पर रहेगी क्या। तो सिंचाई है, बाढ़ है, ये भाई सब मृदा अपरदन के कारण है। कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी के डाउट होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा तो सबसे अधिक भूभाग में पाई जाती है राजस्थान के, लगभग 2/3 भाग में फैली हुई है। ये अपने मोटे कण वाली मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई गई थी, अब अनउपजाऊ हो चुकी है भाई। लवणता ज्यादा देखने को मिलती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, पानी को जल्दी सोख लेते हैं, मतलब ये जल धारण नहीं कर पाती ज्यादा समय तक, तो मरुस्थलीय मृदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? लाल और काली मिट्टी। पता है लाल और काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ। तो ये अपने लाल और काली मिट्टी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा की तरफ कपास की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। मक्का बहुत फेमस है यहाँ का। ठीक है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? बताओ फटाफट। जिसे हम कहते हैं पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर, जिसकी पुरानी संख्या हुआ करती थी 76, इसकी तो पुरानी संख्या हुआ करती थी, तुम्हें बतानी नई संख्या। ये तो पुरानी संख्या है, इसकी नई संख्या बताओ 76 की। पूर्व पश्चिम गलियारा जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है, भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान के भी 7 जिलों से गुजरता है। आबू रोड, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, तो इसकी नई संख्या क्या है? NH 27। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा, वर्टिसोल मृदा मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी कितने मिलती है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है, हाड़ौती के पठार में मिलती है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बीकानेर, चूरू की तरफ तो कोई भी काली मिट्टी का लेना देना नहीं है। राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान के किस जिले में है? बांध तुम्हें याद है? चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहले गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बिराज है। तुमसे पूछ रहा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है।
धूलिया जलप्रपात के ठीक नीचे की ओर बना हुआ है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ओके भाई। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को दोबारा से कब जीवित किया गया था? बताओ फटाफट। हाँ, राणा प्रताप सागर बांध 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को दोबारा से कब जीवित किया गया था? 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था है वो बंद कर दी जाती है। इसके बाद में 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री थे हरिदेव जी जोशी, उनके द्वारा संभागीय व्यवस्था दोबारा से चालू की जाती है और जयपुर से अलग करके अजमेर को तथा संभागे बनाया जाता है। ठीक है। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? हीरालाल जी देवपुरा केवल 16 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। ये दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे और 8वीं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, मतलब हीरालाल जी देवपुरा है वो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, ये सेकंड ग्रेड में आया था भी, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और ये अपने दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ओके भी। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? बताओ फटाफट। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक आपको मिल ही रहा है अपनी पढ़ाई का। आप यहां से अपना छोटा सा परिवार है टेलीग्राम का, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको छोटी मोटी जानकारी मिलती रहती है टेलीग्राम पर, तो वहां पर मैं पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपता है और यह राज्य सरकार उस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। कौन सा कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? ये तुम बता दो, मजा ही आ जाएगा सच में। इसका आंसर तुम बता दो, फिर आएगा कि भाई किस किसने एकदम बढ़िया तैयारी कर ली है। इसका आंसर तुम्हें बताना है। देखता हूं पॉलिटिक्स तुम्हारी कितनी मजबूत है। चलो इसका आंसर बताओ, तुम्हारे पास में केवल 30 सेकंड का समय है। कौन सा कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बता दोगे? अरे बस मजा ही आ गया अब तो। सीडी। अरे ऐसे मत करो, सीडी मत करो, एक बताना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन बढ़िया है। अनुच्छेद 174 में इसकी चर्चा की गई है। विधानसभा का 70 सत्रावसन और विघटन, ये मैंने पॉइंट लिख रखा है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का सत्र बुलाएगा और समाप्त भी करेगा। मतलब विधानसभा का सत्रावसन करना, विधानसभा को भंग करना, बैठक स्थगित करना और विधानसभा का दिवस आउट करना, इन चार में से राज्यपाल क्या क्या काम करता है? विधानसभा का सत्र बुलाता है, बिल्कुल सर, सत्र आहूत करता है, ठीक है सर। विघटित भी करता है सत्र को, यानी कि भंग भी करता है। ओके सर, विघटित यानी क्या है? भंग भी करता है। सत्रावसन भी करता है, मतलब सत्र को समाप्त भी करता है, ये बात भी सही है। विधानसभा की बैठक स्थगित करना, ये गलत बात है। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और उसी के द्वारा उसका स्थगन किया जाता है। मतलब विधानसभा अध्यक्ष वो क्या करता है? बैठक को स्थगित करता है। जब यानी कि विधानसभा चल रही हो, फिर आपस में अपने विधायक लड़ने लग जाते हैं, है ना, एक दूसरे का पेमली डुक चेप दे हुए, तो पेमली डुक चेपा जीत क्यों है? अपने जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो कहता है कि मैं इसको स्थगित करता हूं थोड़ी देर के लिए। आज जब आपस में ज्यादा लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? विधानसभा की बैठक को स्थगित करने का काम है वो राज्यपाल का नहीं है, ये काम है वो विधानसभा के अध्यक्ष का है। पेमली डुक जानोगे तो सारा बहुत फेमस हो अपने हनुमान जी बेनीवाल का। 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, हाँ ये तो कर ही दोगे, एकदम इजी सा है। बादड़ा, बादड़ा कहाँ के फेमस है? बादड़ा सर जोधपुर के हैं। जिंक या दस्ते से निर्मित जो पानी की बोतल होती है वो बादड़ा कहलाती है। नमदा है वो टोंक का फेमस है। पाव रजाई है वो जयपुर के, केवल 250 ग्राम ही वजन होता है पाव रजाई में। और खेसला है वो लेटा जालोर की फेमस है। ठीक है, दरिया टांकला नागौर की फेमस है। और बताओ क्या क्या तुम्हारे ध्यान में हस्तकला का? तो ए में 3 आ जाएगा, ए में 3 आ जाएगा, बी में 4 आ जाएगा, बी में 4 यहाँ, इन दोनों में ही है, मतलब 2 तो डिलीट हो गए। सी में 1 आएगा, सी में 1 आएगा, मतलब 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? जिन्होंने जयपुर में जन जागृति लाने का काम किया था। जैन वर्धमान विद्यालय। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में सबसे पहले जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। बाद में इसको अजमेर ट्रांसफर कर दिया, नाम रख दिया जैन शिक्षा सोसाइटी। और फिर 1908 में वापस इसको जयपुर में लेकर आ गई और नाम रखा जैन वर्धने पाठशाला। ठीक है, तो जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की जाती है। सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा? जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजा मंडल की स्थापना की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर प्रजा मंडल में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है 1942 के अंदर। कौन सा राज्य और रेजिमेंट आपस में सुमेलित नहीं है? उदयपुर का कैप्टन सावर्स है, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। कौन था? भरतपुर का मोरिसन था। यही असुमेलित है 2 नंबर वाला। कोटा का बर्टन था जिसका सर काट के कोटा की गलियों में घुमाया जाता। जयपुर का ईडन था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? सिवाना के किले को जीतकर खिलजी ने उसका नाम रखा था खैराबाद। और जालोर को जीतकर उसका नाम रखा था जलालाबाद। चित्तौड़ का नाम रखा था खिलजाबाद। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 में, 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में। ओके भाई। किस सभ्यता में मकान और बस्तियों का निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सर गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। ओके, कहां पर है सर? नीम का थाना सीकर के अंदर है। इसके अंदर है वो मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा खोजी गई है। यह भी ध्यान रखना, किसके द्वारा खोजी गई है? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा यह सभ्यता खोजी गई है। हाँ बताओ फटाफट। ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तांबे के उपकरण यहीं से मिलते हैं सर्वाधिक मात्रा में। 99% शुद्ध तांबा मिलता है, एकदम शुद्ध प्योर तांबा। तांबे की छड़ी मिली है, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। यहां पर जो मकान है, यहां पर जो बस्तियां हैं, यहां पर जो बांध है ना, उनका निर्माण ईंटों की जगह पत्थर से किया गया है। बस यही है गणेश्वर सभ्यता। कौन से गलत है? हाड़ौती बोली कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। पागड़ी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ढूंढाड़ी है वो जयपुर में, और मेवाती है वो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ये आपका से सुमिलित नहीं है। ओके सर। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? बाजूबंद, टड्डा, बट्टा, नवरत्न, ये सारे के सारे कहां पर पहने जाते हैं? बाजू में पहने जाते हैं। कौन सा बता रहे हो? डी। हाँ तो डी तो हो जाएगा, सही है। बाजूबंद जानते हो? बाजूबंद बाजू में पहना जाता है। टड्डा, टड्डा यानी कि सोने का होता है पूरा का पूरा। इधर है गंगानगर हनुमानगढ़ में महिलाओं के आपको देखने को मिल जाएंगे टड्डा। सोने का होता है पूरा, ऐसे सांप की तरह लपेटा खा के रखते हैं वो टड्डा पूरा का पूरा। तो बाजूबंद है, टड्डा, बट्टा, नवरत्न, ये सारे के सारे कहाँ के आभूषण हाथ के बाजू में पहने जाते हैं। राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता के द्वारा स्वागत करना क्या कहलाता है? जब यानी कि वर की बारात पहुंच जाती है तो वधु का पिता होता है वो बारात का स्वागत करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सामिला। सामिला मतलब शाम लो भाई, सामिला कह देते हैं। मधुप्रक भी इसको बोल देते हैं। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला कहां पर बनाया जाता है? कहां पर? तो जोधपुर में बनाया जाता है। लेकिन ये पूछ रहा कब बनाया जाता है, ये बताओ तुम। घुड़ला महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चित्र कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक चलता है ये। तो चित्र कृष्ण अष्टमी से चित्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार मनाया जाता है। राव सातलदेव के काल में शुरू होता है। एक छिद्रित मटका लेते हैं, दीपक जलता रहता है, उस मटके को क्या कहते हैं? घुड़ला कहते हैं। जो अपने बोरुंदा की रूपायन संस्थान है वहां के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? फटाफट बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। रम्मत जैसलमेर बीकानेर की फेमस है। संगीत लोक नाट्य है। रम्मत का मतलब ही होता है रमने वाला, मतलब खेलने वाला। रम्मत का मंचन कहां पर किया जाता है? खुली कॉलोनी या बाजार में किया जाता है। बता दोगे? लेकिन ये पूछ रहा है कि होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाता है। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दाता की रम्मत से होता है। तो होली के अवसर पर बीकानेर में रम्मत का आयोजन किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? वाल्लर और कूद ऐसे नृत्य हैं ग्रासिया जनजाति के जहां पर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? बूंदी के शासक थे उमेद सिंह। उन्होंने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण कराया था जो बूंदी के भित्ति चित्रों का स्वर कहलाता है। बूंदी के शासक महाराव उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र में दिखाया गया है। राजसमंद जिले में जो मोलेला गांव है वो किस लोक कला के लिए फेमस है? मोलेला गांव जहां पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसमें बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जो सिरमिक जैसी होती है। ठीक है, तो मोलेला गांव कहाँ के किसके लिए फेमस है? मूर्ति कला के लिए फेमस है, मिट्टी की मूर्तियों के लिए फेमस है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा। ओके। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? बाबा रामदेव जी ने जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है।
किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? अभी सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में जो मंदिर बने हैं ना, उस शैली का नाम है गुर्जर प्रतिहार शैली, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, महामारू शैली भी बोलते हैं। ये यानी कि 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में जो मंदिर बने हैं वो शैली है गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली के मुख्य मंदिर में आता है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, कामेश्वर मंदिर अहुआवाड़ा, दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में, हर्षद माता का मंदिर अबाणी रिदोसा में, हर्षनाथ मंदिर सीकर में, अंबिका माता का मंदिर सुलुम्बर में। ठीक है, ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार काल में बने हुए मंदिर हैं। जालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड, ये तो बहुत बार पूछा गया है। मामा देव का कुंड जहां पर महाराणा कुंभा की हत्या उदा के द्वारा की जाती है, तो ये मामा देव का कुंड कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। अगर तुमसे पूछ लेगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तुमसे पूछ ले स्थान, तो स्थान कर देना आप माउंट आबू। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक मानसूनी पवनों, अच्छा, सर्वाधिक वर्षा कौन सी मानसूनी पवनों से हमें प्राप्त होती है? देखो, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, एक तो अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन ये दो शाखा हैं, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा मिलती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से हमें मिलती है। फिर आगे इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? मावट अभी मैंने बताया था, यानी कि मावट का उद्गम होता है भूमध्य सागर से। मावट को गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं, सुनहरी बूंदे बोलते हैं, रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। सर्वाधिक लाभान्वित फसल है गेहूं, चना, सरसों। तो कपास को लाभ नहीं मिलता है, गेहूं, चना, सरसों को लाभ मिलता है। कोपेन के वर्गीकरण में राजस्थान के कौन से भाग में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु मिलती है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग। एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु, जानते हो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु, जिसमें स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ की तरफ ये मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अंकित किया गया है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बताने हैं आपको। आज अब तो कुछ नहीं है, 4-5 सवाल और बचे हैं, हो जाना फिर आराम से, और कल पूरे दिन आराम से रेस्ट करना, माइंड को रिलैक्स देना। ठीक है, दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट से पूछा गया कि तुम इतना अच्छा कैसे दौड़ लेते हो, तो उसने बताया कि मैं यानी कि दौड़ करने वाले पहले दिन भरपूर नींद लेता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता उस दिन। तो प्रैक्टिस तुमने जो भी करनी थी वो कर ली, कल पूरे दिन भरपूर मात्रा में नींद लेना, आराम से मस्त रहना, किताबों को साइड में रख देना। एक दिन पहले देखो रिलैक्स रहना चाहिए, हमने तो 4-5 दिन पहले छोड़ दी थी, फिर भी एक दिन खुद को बढ़िया तरीके से रिलैक्स देना। कल तुम्हारे लिए मोटिवेशन वीडियो बना देंगे, तुम जाओगे पेपर ऊपर देने के लिए, 3-4 दिन बढ़िया तरीके से पेपर दो, घबराना मत है। ठीक है, तो अपन 1000 पद है, छोटे पद नहीं है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। 5-7 लाख तो दूसरे राज्य वाला टब्बर आ रहे हैं, कई घुस रहे हैं बढ़ने तैयार, क्या लड़ने दोगा? ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 10,000 राजस्थान पुलिस में लग जाएगा, 54 10 64 तो सीधा ही हो गया। सेकंड ग्रेड में लग जाएगा 6600, फर्स्ट ग्रेड में अब और वैकेंसी आ रही है, फिर वीडियो के अंदर लग जाएंगे, पटवारी में लग जाएंगे, जेल प्रेम लग जाएंगे, पता नहीं कितनी भर्तियां तुम्हारे सामने। डर लग रहा है, डरना नहीं है। ठीक है, मस्त होके पेपर दे के आना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, थोड़ा रिस्क कम लेना भी, राजस्थान पुलिस वाली बात नहीं, वहां पर तो 1/4 थी। ठीक है, बढ़िया एकदम हिम्मत करना, कल बनाऊंगा मोटिवेशन वीडियो तुम्हारे लिए शानदार, उसमें शायरी वायरी सब सुना दूंगा मैं, चिंता मत करो ते। अच्छा, लेकिन हौसला रखना, बहुत बड़ी वैकेंसी है। हाँ, तो किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अंकित किया गया है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है, बाड़मेर में 92 है, चूरू में 147 है। तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाली, जोधपुर नहीं होगा। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर चलाओ तो यही ठीक है, चूरू फिर बाद में आता है 4 नंबर पे। तो जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है, और बाड़मेर में 92 है, फिर चूरू में 147 है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, जिसे हम कहते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, हालांकि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला है, फिर भी नाम रखते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसको गोडावण की रणस्थली बोलते हैं। अगर आप इस अभ्यारण्य में जाओगे तो आपको लाठी सील्स देखने को मिलेगी, आकलवुड फॉसिल पार्क भी देखने को मिलेगा, वही आकलवुड फॉसिल पार्क जो 18 करोड़ साल पहले का है, जिसे हम जीवाश्म उद्यान भी बोलते हैं, जीवाश्म पार्क भी बोलते हैं। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो बनाई थी? राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति बनी थी 18 फरवरी 2010 को, और वन और पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। राजस्थान की किस नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण है वो किया गया था? अभी राजस्थान पुलिस में ये सवाल आया था।
बहुत दिनों बाद में दोबारा से सवाल रिपीट हुआ था। बिसलपुर बांध का निर्माण है वो बनास नदी के ऊपर किया गया था। आपस में सुमेलित करने हैं, एक तरफ आपका त्रिवेणी संगम है, एक तरफ आपकी नदियां हैं। त्रिवेणी संगम ध्यान है। सबसे पहले तो बेणेश्वर है, बेणेश्वर में सोममाही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, सोममाही जाखम का। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल बनास शिव नदियों का संगम होता है। फिर बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनास मिनाल बेडस नदियों का संगम होता है। राजमहल टोंक में बनास डाई खारी नदियों का संगम होता है। एक अपने देवधाम टोंक भी है जहां पर बनास बांडी और मासी नदियों का संगम होता है। ये तो 1 2 3 4 आपका सीधा का सीधा सुमेलित हो गया है।